Hello Gen Zs, कैसे हैं आप लोग? I hope so that been very good. Welcome to this amazing session. Today we are going to discuss the mock test paper series 2 for your May 26 exams. जो अप्रैल में आपका एग्जाम्स हुआ है, 13 अप्रैल को FMNSM का पेपर का संग खत्म हुआ है. तो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों के आंसर्स अपने डिस्कस करने वाले हैं. एंड मैं आपके लिए FM के लिए हैंड रिटन सोल्यूशंस लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आए कि यार एग्जाम में अपने को प्रेजेंट कैसे करना है हमारे आंसर्स को. तो हूबहू वैसा ही प्रेजेंटेशन एग्जाम में आपको करना चाहिए. अगर वो PDF आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से फटाफट डाउनलोड कर लेना. डन है क्या बात? यस. तो आप लोगों ने एग्जाम दिया कि नहीं? फटाफट से पहले बताओ सर. हमने एग्जाम दिया. जरूर एक बार मॉक टेस्ट देना एंड तभी ये वीडियो को रेफर करना. विदाउट डूइंग गिविंग एंड मॉक टेस्ट ना कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का. एक मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, चाहे आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, इंस्टीट्यूट का दो, कहीं बाहर से दो, कुछ भी करो, एक ट्रू रिजल्ट बिफोर योर रिजल्ट आपको मिल जाता. सच बोलो तो मैं, अगर आपको समझ में आ रहा मॉक टेस्ट देखे कि आई एम एबल टू स्कोर 50%, 60%, देन ठीक है, एग्जाम में भी मैं कहीं ना कहीं उससे या उसके +-5-10% के रेंज में फॉल कर जाऊंगा. तो अकॉर्डिंगली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना. और एक और खास बात बताता हूं, ये वाला जो मॉक टेस्ट पेपर आया था ना FMSM का, अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट गए लास्ट 2 साल में, सबसे इजी पेपर था ये. सबसे इजी पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं बोलूंगा तो सबसे इजी था. बिकॉज MCQs बहुत सिंपल, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और भी सिंपल, बहुत छोटे छोटे आंसर्स और अच्छे अच्छे मार्क्स आपको दिए गए हैं, ठीक है ना. डिस्कस करवाएंगे तो आपको और चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है. और एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना. वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का. देखते हैं आप लोग इसको अचीव करवाते हैं कि नहीं. फटाफट डाले क्या बात? यस सर. आ जाओ. केस स्टडी बेस्ड MCQ से अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है. FM पोर्शन की बात कर रहा हूं ना. FM पोर्शन में ना आपका जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा तो कभी भी केस स्टडी पढ़ने मत बैठना. पहले एक बार नीचे आके चेक कर लेना यार क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आए हैं. तो यार एक बार नजर घुमाते ही मेरे को समझ में आ गया, पे बैक पीरियड पढ़ते कि यार ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कैपिटल बजटिंग से मेरा चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है. तो अकॉर्डिंगली मैं वैसे सोचूंगा एंड ट्राई करूंगा आंसर्स निकालने का. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ना ये चीज तो और भी ज्यादा काम करती है. FM में भी आपको काम आएगा बट SM में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब मेरे को पता चल गया क्या पे बैक पीरियड का मेरा क्वेश्चन है कौन सा मॉडल एक्सप्रो कुछ होगा, देखते हैं ऊपर आके. तो अब कैपिटल बजटिंग के हिसाब से मेरे को देखना. अब देखो इसमें काम अपना सिर्फ फिगर्स का है, नंबर्स का है. इसमें कहीं पे भी फिगर्स और नंबर्स दिख रहा नहीं दिख रहा तो अपने काम का कुछ नहीं है इसमें, मालूम है आपको. आपको एक चीज समझना होगा, FM का पेपर पूरा प्रैक्टिकल है. उसमें जहां नंबर्स वो मेरे काम की, जहां नंबर नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं है, ठीक है ना. जानबूझ के आपको ना MCQ में तो और भी देता है ये सब ताकि आपका टाइम इसी में पास हो जाए, ठीक है. थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने को एग्जाम में. अब देखते हैं. हाँ, The finance team has gathered the following data to evaluate the investment decision. Very good. Model X Pro ये मिल गया, वो जो मॉडल के नीचे बात कर रहा है इसी का पे बैक पीरियड का निकालने का बात कर रहा है. ध्यान देंगे एक बार और, वर्ड यूज किया पे बैक पीरियड. उन्होंने वर्ड यूज ये नहीं किया कि डिस्काउंटेड पे बैक. उसने ये डिस्काउंटेड वर्ड यूज नहीं किया है तो अपने को डिस्काउंटेड पे बैक नहीं निकाल के आना है. बच्चे गलती कर जाएंगे, मुझे मालूम है. डिस्काउंटेड पे बैक निकाल के आ जाएंगे. यार क्यों निकालना है? सामने से तो बोल सिर्फ पे बैक निकाल के दे, तो पे बैक निकाल के दे, बात खत्म कर, ठीक है. सिंपल सी बात है. पे बैक पीरियड आपको मालूम है क्या है ना. अब बताते हैं. कॉस्ट ऑफ द मशीन आपको दिया हुआ 20 लाख रुपया. अब आपको आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया, ध्यान से देखने वाली चीज है ये. सबसे पहले एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ दिया हुआ कितना, 5 इयर्स का एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है. एस्टिमेटेड सेविंग्स एंड डायरेक्ट वेजेस कितना होने वाला है, 7 लाख फॉर मॉडल X Pro एंड 9 लाख फॉर मॉडल Z Elite, ठीक है. एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम, स्क्रैप होगा कुछ, उसका हर साल का कुछ सेविंग्स आएगा कितना, 60,000 का एंड 1 लाख का, ठीक है. अब आगे ना कुछ कॉस्ट की बात कर रहे हैं यानी कुछ खर्चे की भी बात कर रहा है. क्या खर्चे की बात कर रहा है? एडिशनल कॉस्ट लगने वाला किस चीज पे, इनडायरेक्ट मटेरियल पे. एडिशनल कॉस्ट लगने वाला किस चीज पे, इनडायरेक्ट लेबर पे. एडिशनल कॉस्ट लगने वाला किस चीज पे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे. तो मोटा मोटा मेरे को समझ में आया यार कि ये 3 मेरे खर्चे हो गए, ये 3 मेरे खर्चे हो गए. एंड ऊपर के सारे जो थे ना, ये पहला वाला एंड ये दूसरा वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मेरे क्या है, सेविंग्स हो गए, ठीक है. तो मेरे को ये सेविंग्स एंड ये खर्चे, सेविंग्स एंड इन कॉस्ट को हटा के एक नेट सेविंग्स निकालना पड़ेगा. और एक चीज, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना भी नहीं भूलेंगे सर. डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन का भी खर्चा माइनस होगा. देन अकॉर्डिंगली टैक्स रेट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. आगे जाके आपको अगर ढूंढोगे तो आपको आगे टैक्स रेट भी दिया हुआ है और आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया. आपको आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली 12% का दे दिया है. तो क्वेश्चन का डेटा में कुछ भी ऐसे एम्बिग्यूटी नहीं है या कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है, सब चीज आपको दिया हुआ है. बहुत प्यारा पेपर बनाया था ये वाला मॉक टेस्ट, सही में बता रहा हूं बहुत प्यारा बना था. मतलब एटलीस्ट 60 सबको इसमें आना ही चाहिए. मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको सॉल्व करना, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, देखते रहो.
नाउ व्हाट टू डू गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आया, कैसे स्टार्ट करें। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, तो अपने को प्रेजेंटेशन पे कोई भी मतलब नहीं है, सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे आंसर निकालने में। मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन के संग कर दिया जस्ट बिकॉज आपको रीडिंग करते समय, पढ़ते समय समझ में आ जाएगा, इजी लगेगा। दैट इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन मेरा है नहीं। और मैं आपको दिखाता हूं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। और फटाफट से ये वाला पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, इसमें सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे, एफएम से स्टार्ट करें, अप्रैल 26 का है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले सारे सेविंग्स ले लिए मैंने, दोनों 7 लाख का और 60,000 का पर एनम की बात कर रहा है। खास बात है कि हर डेटा इस क्वेश्चन में ना पर एनम है, हर डेटा इस क्वेश्चन में पर एनम है। सर मेरे को ना एडिशनल कॉस्ट और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लिखा हुआ नहीं है पर एनम है, क्या करूं भैया? उसको अज्यूम करना पड़ेगा वो पर एनम ही है, बिकॉज हर एक डेटा क्वेश्चन में अगर पर एनम पे चल रहा है, हर एक चीज पर एनम पे चल रहा है, तो अगर क्वेश्चन वाले को ना ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्वेश्चन का इसको डेटा को पर एनम में नहीं देना होता ना, तो वो मेंशन करता। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर उसको इसको पर एनम में नहीं देना होता ना, तो वो मेंशन करता। उसने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ऑब्वियस है यार, पर एनम ही ले। बेस्ट पॉसिबल अजम्पशन लेना होता है अपने को, जो अपने को आंसर निकालने में सहायता करे, इजी बनाए। कॉम्प्लिकेटेड अजम्पशन नहीं लेना, जाके अपने एंड गोल तक, एंड आंसर तक ही ना पहुंच पाए। समझ में आ रही है? यू कैन नॉट अज्यूम एनीथिंग लाइक दैट ना, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया, सारे खर्चे मैंने माइनस कर दिए। फिर मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, बहुत इजी है सर। डेप्रिसिएशन में कोई सैल्वेज वैल्यू की बात कर रहा है, दिया हुआ नहीं है तो भूल जाओ। कितना है? कॉस्ट ऑफ द मशीन 20 लाख है, 20 लाख बाय 5 करेंगे, कितना आएगा? 4 लाख का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ये वाला मशीन कितना का? 25 लाख का, तो 25 लाख बाय 5 करेंगे, यानी 5 लाख का डेप्रिसिएशन पर ईयर। दोनों का अपने को कितना बोला हुआ है? एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ 5 ईयर्स का ही दिया है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, फटाफट यहां पे लिख दिया 4 लाख 5 लाख, इजी था इसीलिए डन। सेविंग्स बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ भी वर्ड यूज कर सकता हूं, यहां पे एग्जाम में भी आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों अलाउड है, ठीक है। ये आगे 2,45,000 2,75,000 टैक्स माइनस कर देना अपने हिसाब से। सेविंग्स आफ्टर टैक्स मैंने इसका 70% कर दिया था डायरेक्ट। आगे आपका फिगर्स, डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना कोई बच्चा नहीं भूलेगा। सर ये डेप्रिसिएशन फिर से ऐड होता है। अल्टीमेटली अपने को मतलब है कि कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कितना निकल के आएगा, कितना हमारा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकल के आएगा, उसी से मेरा डिसीजन मेकिंग होता है। समझ में आ रही है? इसको ऐड करोगे, नेट सेविंग्स आफ्टर टैक्स आ गया ये 5,71,500, 692,500 का। नाउ दिस नेट सेविंग्स इन कैश में बोल सकता हूं, इसको अगर वर्ड ऐड कर दूं एक तो आपके लिए, आपको लिए अगर एक वर्ड ऐड कर दूं इन कैश, तो और बेहतर लग रहा पढ़ने में, और बेहतर लग रहा पढ़ने में। हाँ सर इन कैश पढ़ने में तो और सही लग रहा है, ठीक है ना। समझने की चीज है, देखो एग्जाम में ना ये सब चीज पे मार्क्स का कुछ नहीं है। उसको मार्क्स किस पे देगा मालूम है आपको? इस फिगर पर और इस फिगर पे मार्क्स देगा वो। यहाँ पे नेट सेविंग्स का स्पेलिंग SAVENGS भी लिख दोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, मैंने सर्टिफाइड कॉपीज देखी ऑल इंडिया रैंकर्स की, उसके बाद बोल रहा हूं स्टूडेंट ने ना मिस्टेक किया स्पेलिंग्स में भी, कितनी जगह क्या क्या चीज में मिस्टेक किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका फिगर सही आना चाहिए, बस वही मतलब है अपने एग्जामिनर को, ठीक है। अब आ गया आपका नेट सेविंग्स इन आफ्टर टैक्स एंड इन कैश। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको मालूम है 20 लाख 25 लाख का। पे बैक पीरियड क्या होता है सर? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। अरे हर फिगर एनुअल चल रहा था ना, तो अगर हर फिगर एनुअल चल रहा था तो ये 571 और 692 भी एनुअल सेविंग्स इन कैश ही है मेरे। क्लियर हुआ? यस 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 यस। तो एनुअल सेविंग्स इन कैश ही आगे। डिवाइड करेंगे किसको? 20 लाख से 571,500 को, आंसर आएगा 3.5 साल। सेम चीज यहां पे भी करेंगे, आंसर आएगा 3.61 ईयर्स। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लीज ना मार्किंग कर लेना कौन सा इसका है। 3.5 ये होगा, 3.61 ये होगा, ये सब मार्किंग करते रहना, ठीक है। 1A 2B 2C वो सब जो भी आंसर हो मार्क करते रहना। मैंने आंसर निकाल दिया फटाफट आपके लिए। यहां तक ओके है क्या? पहले बताओ यहां तक ओके है क्या? किसी को ना कोई भी डाउट हो तो नीचे मेरे से पूछना जरूर, या फिर मेरे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन है, यहाँ पे भी आप मेरे को रीच आउट व्हाट्सएप टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हो। और आपको कोई भी रिगार्डिंग मटेरियल चाहिए ना सर, आपकी बुक चाहिए मे भी, जैसे हमारी हैंड रिटन बुक है, ये हैंड रिटन बुक में सब चीज मैंने बढ़िया तरीके से अरेंज किया आपके लिए, ऑर्गेनाइज किया। ये हैंड रिटन बुक हुआ, कोर्सेज हुए, क्लास हुए, तो नीचे मेरे वेबसाइट के डिटेल्स भी ऑन है www.contactasap.in, वहां से आप सारी चीजों को आराम से चेकआउट कर सकते हो। डन है। अब आ जाओ वापस हमारे क्लासेस में, हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यार सर ये तो समझ में आ गया, पार्ट 1 पार्ट 2 तो निकल गया अपना। नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट बोलता है अकाउंटिंग या फिर एवरेज, दोनों वर्ड यूज करते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, उसने सामने से दिया है एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करने। व्हाट इज दिस एवरेज इन्वेस्टमेंट? योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट एट एंड होल डिवाइडेड बाय 2।
ये होता है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में मजे की बात मालूम है क्या है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एट द एंड या फिर सैल्वेज वैल्यू, दिस कैन बी ऑल्सो योर सैल्वेज वैल्यू। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो सैल्वेज वैल्यू को मैं एट द एंड वाली वैल्यू को मान लेता हूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में सारा कुछ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, डेप्रिसिएशन में हमने कैसे कैलकुलेट किया था, डायरेक्टली कॉस्ट से डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ ईयर्स को। तो कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट एट द एंड नहीं है, तो यार मेरा जो ये 20 लाख का फॉर द मशीन 1, 20 लाख का स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है ना, प्लस 0 रहेगा डिवाइड बाय 2, यानी मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट 10 लाख का माना जाएगा। समझ में आया? कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जीत उसी में जिसको कंसेप्ट समझ में आएगा यार, क्वेश्चन बन जाएंगे फिर अपने आप। पता है ये 10 लाख का लॉजिक समझ में कैसे आता है? हाँ, ये 10 लाख का लॉजिक समझ में आ गया, ये हो गया। अब सेकंड मुझे मालूम है क्या फॉर्मूला, कि अल्टीमेटली एआरआर निकालने के लिए योर पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, योर पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज दिस पैट अगेन? अब ये पैट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हर साल का कैश फ्लो सेम है, हर साल का जो कैश फ्लो है ना वो सेम है, तो आपको वो फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 5 डिवाइड बाय 5 करोगे आएगा तो 171,500 ही। ना एक और खास बात, बच्चा गलती कहां करता है मैं बताता हूं आपको, मुझे मालूम है आपकी गलतियां कहां होती है। एवरेज पैट लेने के लिए ना, इस क्वेश्चन में जब एआरआर निकालते हो, एवरेज पैट लेने के लिए आप क्या करते हो, अगेन यू विल टेक 571,500 एंड डू अ मिस्टेक। नो, दिस 571,500 इज अल्टीमेटली सी फैट। यस, हाँ बोलो सब बच्चा। सर अपना सी फैट आया ना ये 571,500, ये कोई पैट तो आया नहीं था, अपने को चाहिए पैट, तो पैट ऊपर ही आ गया था 171,500 का, एंड दिस इज ऑलवेज आफ्टर डेप्रिसिएशन ही। तो डेप्रिसिएशन का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, एकदम सिंपल पैट जो अपने निकाल दिया। यार अकाउंटिंग पैट की बात कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एआरआर निकाल के दिया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो अकाउंट्स के हिसाब से कैसे पैट आता है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना। कहां गया भैया, ये रहा, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना। पीएल में 2 डेप्रिसिएशन करते हो कि नहीं करते हो? हमेशा करते हैं। तो फिर समझ में आ गई क्या? यस। तो हमारा एवरेज पैट बड़ा ही लॉजिकली एंड सिंपली निकल के आएगा, एंड उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कितना, 20 लाख डिवाइड बाय 2, 25 लाख डिवाइड बाय 2। कोई चीज मैंने किया 10 लाख, 12 लाख 50, ये 171,500 यहां से आ गया, ये 192,500 यहां से आ गया। आंसर आपका आएगा कितना, 17.15% एंड 15.4% निकाल लेना। डन। नेक्स्ट अपना कितना पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट में 2 आंसर, ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछ रहा है। वेरी गुड। क्या पूछ रहा है सर? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल के दो, मॉडल एक्स प्रो का और मॉडल जेड एलीट का। भैया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है बताएगा बच्चा? सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता क्या होता है? क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। मैंने बोला वेरी गुड, ये एकदम टनाटन सही है। दिस इज द आंसर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? सर अब आपको प्रेजेंट वैल्यू यूज करना पड़ रहा है पहली बार इस क्वेश्चन में, और उसके लिए हमें रेट दिया हुआ था 12% का। मेरे को मेरा डिस्काउंटिंग रेट 12% का क्वेश्चन सामने से दे रहा है, ये आपके आंख के सामने, तो 12% मिल गया अपने को। अब अपने को एक और चीज पता है क्या खास मालूम है इस क्वेश्चन में? सर मुझे एक चीज मालूम है कि मेरा ना हर साल का कैश इनफ्लो सेम है। ये 571,500 जो है ना, ये एवरी ईयर का ही कैश इनफ्लो हर साल, यानी ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, सब में 571,500 ही आएगा फॉर दिस मॉडल एक्स। ठीक है। Now we know one thing. I have told you a concept of grand total जब कैलकुलेटर में यूज करते हो, PVAF जो निकालते हो उसको निकालेंगे फटाफट से। कैसे? आपको मालूम है क्या रेट है 12% का, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 किया, इक्वल टू किया, फिर इक्वल टू किया, फिर इक्वल टू किया, फिर इक्वल टू किया, फिर इक्वल टू किया, ग्रैंड टोटल किया, तो आपको मिल गया 3.604 एज पीवीएफ का फिगर। अब आपको इसको इंटू करना है किससे मालूम है? 571,500 से। 571,500 से करोगे तो 2,060,129.5 आता है। कैलकुलेटर में करके देखना पड़ेगा। उसको आपने पुट किया, उसको मैंने 130 कर दिया। अब आपको पता है क्या, पीवी ऑफ इनफ्लो बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो करना है। पीवी ऑफ इनफ्लो मिल गया 2060,130। आउटफ्लो कितना था सर? आउटफ्लो था 20 लाख का। आउटफ्लो तो पता है ना 20 लाख का था। सेम इस केस में सेम चीज किया, सेम तरीके से। आउटफ्लो मालूम है कितना है? इससे डिवाइड बाय 25 लाख। मोटा मोटी ये 1 या 0.99 आ रहा था, उसको राउंड ऑफ करके मैंने 1 कर दिया। तो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना तो मन में लड्डू फूटना चाहिए, मतलब बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए। एग्जामिनर में ऐसे बता हार्ड बना के आ जाना एकदम, क्या बताए, तो मजा आ जाएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देख के। ठीक है कि यार एकदम जो टू द पॉइंट फॉर्मूला पुट करके आंसर मिल रहा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं। सच बोलो तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर बार तो नहीं आता है,
मैं ऐसा आपको डिस्करेज नहीं करूंगा कि कभी नहीं आएगा, बट ऐसा क्वेश्चन हर बार नहीं आएगा, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन यू हैव टू एक्सपेक्ट। तो दिस मॉक टेस्ट इज सीरियसली वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू गाइस। मेरा ना कभी भी केस स्टडी का मॉक टेस्ट का आंसर ना, मतलब केस स्टडी का क्वेश्चन का आंसर एक पेज में सॉल्व नहीं होता। इस क्वेश्चन में देख रहे हो एक पेज में सॉल्व हो गया है, मैं खुद बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से आपको, इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, पहला 5 क्वेश्चन खत्म हो गया, छठा क्वेश्चन आओ। मतलब ऑलमोस्ट 30-35 मिनट लगता था मेरे को एमसीक्यूज कराने में, अब देखना 20 मिनट के अंदर खत्म करवा दूंगा। छठवां क्वेश्चन क्या है? The shares of Hrithik Limited are presently traded at 64. Company is expected to pay dividends at ₹6 with a growth rate of 12% per annum. It has plans to, अगर आप देख रहे हो एक चीज, आप ध्यान से एक मिनट, हाँ, आपको आज का P0 दे दिया, P0 दे दिया, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड यानी D1 दे दिया। ये चीज में गलती नहीं करेगा, मैं इससे वॉल्यूम तेज करके बोलता हूं जब भी ये सब चीज बोलता हूं। एक्सपेक्टेड टू पे, इज गोइंग टू पे, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, कुछ भी ऐसा वर्ड आएगा जो फ्यूचर की बात करेगा वो हमेशा D1, लास्ट डिविडेंड, प्रेजेंट डिविडेंड, करंट डिविडेंड, डिविडेंड ऑलरेडी पेड, डिविडेंड पेड, कुछ भी ऐसा वर्ड आएगा उसको अपने हमेशा D0 बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। अब आ जाओ D1 तक तो ठीक है। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है सर? ग्रोथ रेट दिया हुआ आपको कितना? 12% का, ये आपका ग्रोथ रेट भी आ गया। तो मेरे को मालूम है D1 बाय P0 प्लस G इज इक्वल टू KE, ये मेरा गॉर्डन मॉडल लगाऊंगा, मेरा आंसर आने वाला है। डन। अब इट प्लान्स आगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा स्पाइस डालने की कोशिश किया है। क्या? इट प्लान्स टू रेज फ्रेश इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। मर्चेंट बैंकर सजेस्टेड दैट एन अंडर प्राइसिंग ऑफ ₹3 इज नेसेसरी, ओके। नहीं ओके नहीं, एक बार रुक जाओ, यहाँ पे लाइन आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, एक सेकंड। मर्चेंट बैंकर कौन होता है सर? मर्चेंट बैंकर हमारा जो कभी भी कंपनी इक्विटी रेस करती है ना, तो मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ये सब एक साथ आते हैं, कंपनी को सलाह देते हैं, इक्विटी रेस करने में हेल्प करते हैं, कोई लीगल वगैरह का संभालता है, कोई फंड रेस पे सिर्फ संभालता है, तो ये सब करके काम होता है, ठीक है ना, क्विकली। अब मर्चेंट बैंकर है सजेस्टेड दैट एन अंडर प्राइसिंग, मतलब ये जो 64 है उसको कम करना है, ऑफ ₹3 नेसेसरी, मतलब इसको 64 की जगह 61 लेना होगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। The new issue besides involving a cost of ₹1 per share on miscellaneous expenses, this -1 होगा, that is ₹60 लेंगे, and this ₹1 is flotation cost. This ₹1 is flotation cost. समझ में आया क्वेश्चन का फ्लो? ये खुद से बनना पड़ेगा, ये सब चीज अब तक खुद से नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मैंने बता दिया, एक बार सुन के लगा हो तो उससे क्या हो गया यार, अब फायदा क्या हुआ? खुद से तो करना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं पूछ रहा था, सच बताना, ठीक है। ये हो गया ₹1 का, आपको ये बता दिया, डन। द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग नो चेंज इन डिविडेंड, बहुत बढ़िया बात है, बताओ क्या है? बस भैया तो आपको क्वेश्चन में सब चीज करके दे दिया, 6 डिवाइड बाय 60 प्लस 12% कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना? 22% का, डन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है, एक लाइन में सॉल्व हो गया। -4 करना, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ₹3 अंडर प्राइस करने के लिए और ₹1 का फ्लोटेशन कॉस्ट, एक बार के लिए -4 पुट किया, डन। आगे बढ़ते हैं। सर आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स, 2 ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान की बात कर रहा है, क्या क्या देखते हैं। पहला, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख का है। 12% डिवेंचर्स 2 लाख का अंडर प्लान 1 है। प्रेफरेंस किसमें? प्लान 2 में। दोनों को 6 लाख रुपए निकालना था, निकल गया कैसे भी करके। इंडिफरेंस पॉइंट दिया हुआ आपको 2,40,000। गाइस व्हाट इज दिस इंडिफरेंस पॉइंट, कौन बताएगा? What is this indifference point? Please comment down. What is this indifference point? अरे यार बात करो, इंटरैक्ट करो, तभी तो मजा आएगा। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट मतलब EBIT का लेवल दे दिया आपको 2,40,000, ये EBIT दिया हुआ इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब। तो सर EBIT इज हाउ मच? EBIT इज इक्वल्स टू ₹2,40,000, ठीक है, यहां तक अलाइंड है। हाँ आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ 30% का। व्हाट इज द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पूछ रहा आपसे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये थोड़ा सा डिसेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क MCQ डिजर्व करता है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन आईसीआई ने बनाने का कोशिश किया है, तो उसके लिए थम्स अप आईसीआई को, ठीक है ना, थम्स अप। ये पॉइंटर हो गया, लेकिन एक ही बात है। चलो आ जाओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का बताओ। सर सिंपली इंडिफरेंस पॉइंट का 2 इक्वेशन अपने बना सकते हैं यार, आधे एक ही इक्वेशन बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों को इक्वेट कर देंगे और प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू निकाल लेंगे। खुद से ट्राई करिए प्लीज, अगर अभी तक नहीं किया ना प्लीज ये क्वेश्चन तो खुद से करो, खो के जो सेटिस्फैक्शन आएगा ना उसका मजा कुछ और है, सच बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन तो खुद से करना ही करना है। आ जाओ, सिंपली क्या करोगे, पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया कि यार 2,40,000 का मेरा EBIT दिया हुआ था, इंडिफरेंस पॉइंट माइनस करूंगा, 2 लाख का डेट है। आई एम गोइंग विद प्लान 1 फर्स्ट, हाँ ठीक है।
प्लान 1 में 2 लाख का डेट है, 12% के हिसाब से उसको 1 माइनस टैक्स रेट किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आया, 40,000, 4 लाख डिवाइडेड बाय ₹10, तो 40,000 शेयर्स आ गए। इसको इक्वेट किया मैंने किससे, ये 2,40,000 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगेन बाय 40,000 बाय ये भी 4 लाख था, डिवाइड बाय 10 रहेगा 40,000। अब आपका आ गया, इसको सॉल्व करके आंसर 16,800। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ये माइनस पीडी रह गया, बिकॉज यहाँ पे ना आपको रेट नहीं दिया हुआ था, ये परसेंटेज यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ था। जनरली क्या रहता है 8% या 9%, कुछ ना कुछ परसेंटेज देता है, यहाँ पे वो परसेंटेज मिसिंग था, नहीं दिया हुआ था, तो वही आपको निकालना है और आंसर 16,800 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या बोलता है सर ये वाला क्वेश्चन बोले डीवीपी का आपको 35 मार्क्स दे दिया, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालना है। तो यार आपको पता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, ये करके जो भी आता है, सपोज आता है एक्स, तो आपको नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाय एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। और 360 डेज ही लेने बोला है, चेक कर लेंगे हमेशा एग्जाम में कभी भी जब 360 वगैरह का चीज होगा ना, रीडिंग टाइम में क्या करोगे पता है, प्यारा सा पेंसिल लेगे और गोला बनाओगे, गोला, या फिर सर गोला पसंद नहीं आया हमें तो कोई बात नहीं यार, कुछ और बताते हैं आपको, इसको लोगे अंडरलाइन करोगे गहरा एकदम। सर ये 360 365 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेलिंग्स रहती है ना, कभी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको जैसे दिख गया उसी समय इस पे ऐसा कुछ बनाया निशान कि आप कभी भूलोगे नहीं। मैं बता नहीं सकता, इतना तकलीफ हो जाएगा ना जब गलती से डेज गलत ले लिया, बाकी सब सही करके आते हो तो मतलब रॉन्ग। मेरे को बोलते समय अभी एकदम गूज़बम्स आ गया, सच्ची बता रहा हूं, मतलब याद आ गया टाइम, देखा हुआ मैंने लोगों को कि ये सब डेज वाली गलती ना इतना चुभता है ना, आगे का सारा पेपर, अब तो चलो पेपर नंबर 6 ही है हमारा एफएम, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूं आगे का सारा पेपर खराब हो जाता है उस वजह से, या पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये चीज गलती नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा डेज पे ध्यान देंगे। डन। इसको सॉल्व कर लेना यार, क्या आता है देख लो फटाफट से। इसको सबको प्लस माइनस करके 80 डेज आया, 360/80 किया, 4.5 दिन आया, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। डन, आगे बढ़ रहे हैं, आएंगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, बड़ा फटाफट से, बहुत प्यारा हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम मीठा स्वीट सा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं सच्ची। देखते हैं, डीसीएफ लिमिटेड स्टार्ट करें, अरे साथ में हो क्या, स्टार्ट करें क्या बताओ, तभी मजा आएगा। हाँ सर स्टार्ट कराइए, ठीक है। डीसीएफ लिमिटेड हैज इट्स ईबीआईटी कितना, 60 लाख का, ठीक है। आगे कंपनी इवैल्यूएट कर रहा है कुछ, तो क्या इंट्रोड्यूस करना डेट फाइनेंसिंग इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब अभी तक कंपनी के पास डेट नहीं था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस ऑप्शंस ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन दिया आपको, कितना डेट आएगा, क्या कॉस्ट पे आएगा, क्या केई होने वाला, सब चीज आपको बता दिया। Assuming that the company operates in a zero tax regime, आपको बोल दिया टैक्स का कोई लफड़ा ही नहीं है, मतलब ये केडी को मैं प्यार सिंपली बोल सकता हूं इंटरेस्ट रेट, ये केडी मेरा सिंपली क्या बन गया फिर इंटरेस्ट रेट। हाँ सर, which option of debt financing in the capital structure would you recommend as per traditional approach ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता था, सबसे प्यारा वाला अप्रोच तो हमारा था, सबसे सिंपल वाला अप्रोच जो था वही हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था कि सर हमारा सब जो हमने पहले कभी किसी अप्रोच में मैंने आपको क्या बोला कि सर मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे केई आएगा वो बढ़ता है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा अलग अलग अप्रोच सिखाया। ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ा सिंपल है, बोलता है सर कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी स्टार्टिंग में तो ठीक है लेकिन बाद में वो भी बढ़ेगा, केई भी बाद में बढ़ने लग जाएगा, तो अल्टीमेटली ये दोनों बढ़ रहा है तो मेरा केओ भी बढ़ेगा। सिंपली इसका मतलब है ट्रेडिशनल का। एक और अच्छा बात बताता हूं आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है ना, मान लो ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह वगैरह, ऐसे तो ना ये ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह सब चीज है थ्योरेटिकल टॉपिक ही, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता ना। यू विल फील सर यहाँ पे तो बन गया आपके सामने ही, तो ना ये इसमें ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच का अलग से कंसेप्ट नहीं लगने वाला है आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी आता है ना, कोई बच्चे को ट्रेडिशनल अप्रोच का टी भी नहीं आता होगा ना, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। समझ पा रहे हो, इसको बस एक वर्ड ऐड कर दिया इसने ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको लग रहा है कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच आता नहीं, हम तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर आना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच आने की जरूरत नहीं है। अगर वो चैप्टर उसे कंसेप्ट आपको पता है कि हाँ वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, ईबीआईटी बाय केओ से निकलता है, और आपको मालूम होना चाहिए सर मेरा बाकी बताओ तो यार केई वगैरह कैसे निकलता है, केडी वगैरह कैसे निकलता है, ये सब चीज अगर आपको मालूम है, प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलता है, ये सब चीज अगर आपको मालूम है तो ये बाकी सब चीज इजीली हो जाएगा। डन। तो सिंपली क्या करोगे इस क्वेश्चन में मालूम है, अलग अलग ऑप्शंस में ईबीआईटी से स्टार्ट करोगे, इंटरेस्ट रेट आपको डेट इनटू इंटरेस्ट रेट से मिल जाएगा, ईबीटी आ गया, टैक्स है नहीं वही पैट हो गया, केई से डिवाइड कर दोगे, केई दिया हुआ है, केई से डिवाइड करती है आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ, दोनों को ऐड करोगे टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। तो जिसका वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट आएगा ऑटोमेटिकली
ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के भी आपको मुंह से बोल रहा हूं। आप बच्चा को लग रहा है सर आप समझा क्यों रहे हो, आप आंसर क्यों नहीं करा रहे हो, यार फ्लो समझो, आंसर समझने का दरकार नहीं पड़ेगा, अगर फ्लो समझ जाएगा तो मेरे से बच्चा कैसे सोचना है, कैसे मैं आपको थॉट प्रोसेस को नर्चर कर रहा हूं कि सर ये पहले सोचिए फिर ये सोचिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बैठ गया ना आंसर, सर चुटकी बजाते आंसर एक पेपर में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बिना कुछ सोचे एग्जाम में स्टार्ट करोगे ना, पहले बात तो कटिंग करना चालू करते हो आप लोग, कटिंग करने से आधा काम आपका कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट होता है, पैनिक होता है, टाइम वेस्ट होता है, आपको लगता है यार एसएम का 50 नंबर बाकी है, अटेम्प्ट किया नहीं अभी, बहुत सारा दिक्कत चालू हो जाएगा। और ये कंपलसरी क्वेश्चन है सर, पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी रहने वाला है, इसलिए बोला पहले फ्लो दिमाग में बैठाते हैं, ठीक है ना। वापस ईबीआईटी से स्टार्ट किया, इंटरेस्ट माइनस किया, कैसे सिंपली मालूम है, ये दिया हुआ है, ईबीटी आ गया, टैक्सेड है नहीं वही पैट हो गया, पैट आ गया केई से डिवाइड करेंगे, मेरा वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ गया। अरे आपेश से करते हैं, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड मानते हैं तो नहीं है, तो मेरा पैट और आपेश सेम हुआ, तो पैट डिवाइडेड बाय केई करते ही वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आते ही डेट को ऐड करते चलना यार, मार्केट वैल्यू आ जाएगा यार, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म जैसे ही आपको मिल गया, जिसका वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट, अब ध्यान से, जिसका वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट उसका लोएस्ट होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाई? बिकॉज ईबीआईटी इज सेम, ईबीआईटी ऑफ 60 lakhs इज सेम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज केओ इज नथिंग बट ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सर अगर ईबीआईटी सेम है तो जैसे डिनोमिनेटर जिसका हाईएस्ट होगा ओवरऑल कॉस्ट उसका लोएस्ट होगा। हाँ बोलो, अभी हाँ बोलना ही है सर। ईबीआईटी जिसका अगर सेम है यार, पांचों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में ईबीआईटी सेम है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म जिसका हाईएस्ट होगा ऑटोमेटिकली केवल उसका लोएस्ट हो जाएगा। तो जिसका कॉस्ट सबसे सस्ता वही ऑप्शन को मैं चूज करने वाला हूं। समझ में आई गई? अब आपको आंसर देख के बहुत मक्खन लगेगा। देखो चारों पांचों कितना, चार ऑप्शन था, रुपीज इन लैक्स कर लेना एग्जाम में, बड़े बड़े फिगर बैठते हैं, मत बैठाने जाना। ध्यान से सुनो एक और अच्छी बात, एग्जाम में रुपीज इन लाख्स अगर करते हो तो जिम्मेदारी के संग करना यार। पहले तो कोई कंफर्टेबल नहीं है तो एग्जाम में फर्स्ट टाइम रुपीज इन लाख करके सॉल्व करने की गलती नहीं करेगा जब तक आपका हाथ से सम बनाया हुआ नहीं होगा। रुपीज इन लाख्स में सब छोटी मोटी बातें हैं लेकिन गलतियां करते हो, पहली बात तो ये। सेकंड, रुपीज इन लाख्स अगर करते हो तो आपका सबसे ज्यादा फायदा सर फटाफट कर सकते हो। सेकंड, स्पेसिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, 4-5 कॉलम लग गए आपको। थर्ड, डेसिमल संभालना, भैया कहां गया डेसिमल मेरा, ये सब डेसिमल संभालना। डेसिमल देख रहे हो यहाँ पे इतना इतना डेसिमल संभालना पड़ेगा, 3 डिजिट तक डेसिमल संभालना पड़ेगा क्योंकि सर रुपीज इन लाख किया आपने, मतलब 1 2 3 4 500 जीरो आप उड़ा रहे हो, तो 5 जीरो उड़ा रहे हो तो डेसिमल 3 डिजिट तक तो बेयर मिनिमम जाओगे ना। आई विल प्रेफर 4 डिजिट बट स्टिल 3 डिजिट तक डेसिमल संभालना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ मत करके आ जाइएगा, 388 का राउंडिंग ऑफ, 386 का राउंडिंग ऑफ मत करके आ जाइएगा। ऐसा राउंडिंग ऑफ खतरनाक वाला नहीं करना है, हाँ इतना डेयरिंग नहीं करना अपने को। ये सारी खास बातें मैंने बताई। अब आपको मालूम है ईबीआईटी से स्टार्ट किया, इंटरेस्ट माइनस किया, सबका क्या क्या था मैंने यहीं पर ही पुट कर दिया। ईबीआईटी आ गया, ईबीटी ईएटी सेम है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यू ऑफ डेट पता ही है आपको सबका कैसे आएगा सर, वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ रहता है हमेशा, ठीक है ना, अपने मन से नहीं करना है। टोटल वैल्यू आ गया, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका था, पहला ऑप्शन में था, अल्टीमेटली उसी का कॉस्ट सबसे कम आया 11.76, 14, 15, 15.46। समझ में आई आपको? हाँ बोलो, हाँ बोलोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ सर एकदम टनाटन क्लियर है। तो रिकमेंडेशन लिखना है प्यारा सा एकदम। क्यों सर? आपको ना इसमें बोला होगा रिकमेंड करने, देखो वुड यू रेकमेंड, अगर वर्ड पूछ रहा आपसे ना, आपसे ज्ञान मांग रहा, आपसे रिकमेंडेशन एडवाइस मांग रहा, तो अपना यार इंडिया फ्री कंट्री, एडवाइस देते हैं अपने सबको, एडवाइस दे के आएंगे इसको भी कि ऑप्शन ऑफ डेट फाइनेंसिंग टू बी चोजन एज वन ऑफ द मैक्सिमाइजेस द वैल्यू एंड एज द लोएस्ट कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ऑप्शन 1। समझ में आ गई? यस यस यस, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमें तो बढ़िया से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, मजा ही आ गया। वेरी गुड, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जेनेट मैन्युफैक्चरिंग है, मिड साइज प्रोडक्शन कंपनी है, करंटली रिव्यूइंग द इंपैक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस। बहुत ज्ञान है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है भाई ये बता। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ इक्विटी है 15 लाख का और 10% डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू 15 लाख वापस आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आगे। ड्यूरिंग द करंट फिस्कल, अब इस करंट फिस्कल में क्या होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ 20% इंक्रीज इन द सेल्स वैल्यूम। बहुत बढ़िया बात है, कंपनी का सेल बढ़ गया, कंपनी अच्छा कर रही है, सक्सेस कर रही है, ग्रो कर रही है। राइजिंग कितना से 1.5 लाख से 1,80,000, ये कितना इंक्रीज होता है सर? 20% का ही होता है। तो यस, डेटा मैरी कर रहा है। द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इंडस्ट्री, हाउ दिस इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल
इफेक्ट्स अर्निंग्स एंड लेवरेज, आपको लेवरेज का क्वेश्चन मिल गया। सेलिंग प्राइस इज ₹15, वेरिएबल कॉस्ट ₹8, फिक्स एक्सपेंसेस 3 लाख, इनकम टैक्स 30% आपको निकालना क्या है, ईपीएस, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, और कमेंट करना है कुछ बस। अरे बड़ा सिंपल है यार, 1.5 लाख यूनिट पे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, एक होगा 1.5 लाख, एक होगा 1,80,000 यूनिट पे। अब आप इस पे स्टार्ट करोगे, सेल से लेस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे, लास्ट में ईपीएस निकालोगे, क्या चेंज हुआ वो निकालोगे, लेवरेजेस निकालोगे, सॉल्व हो गया। अब आप बताओ ये क्वेश्चन मेरे को दरकार भी है आपको बताने का? सोच के देखना सर, ये क्वेश्चन तो हमको बाएं हाथ से बना लेंगे सर, रात को 2 बजे उठा के आप दोगे ना तो भी हम ये क्वेश्चन कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको, ठीक है। मैं बताऊं ओवरऑल ना आपका सब्जेक्ट है इजी। बच्चा के संग प्रॉब्लम क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पहला तो यार वो पेपर नंबर 6 हो जाता है, सबसे लास्ट एग्जाम होने से अपने थोड़ा कंप्लेसेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा नेग्लिजेंट, थोड़ा लापरवाह होना चालू हो जाते हैं, हमारा ह्यूमन माइंड वैसे ही है। लास्ट पेपर है यार ठीक है बस कैसे तैसे निकालो, ऐसा माइंड में आ जाता है, पहला। सेकंड, लास्ट पेपर होने की वजह से ना एफएम आप पढ़ते हो कब, मान लो लास्ट टाइम को एफएम पढ़ेगा 20 अप्रैल के आसपास, अब उसके बाद उसका एग्जाम देने जा रहा है वो 15 मई को, तो सडनली आप देख रहे हो महीना भर का गैप आ गया एफएम के, पहले 1 महीना पहले पढ़ा हुआ था। और सच बताओ हमारी सीए की पढ़ाई ऐसी है ना कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है तो ही आपको रिटेंशन हो पाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने 15 साल तो क्या 1.5 महीना पहले भी पढ़ा था हमें याद रह जाएगा, नहीं, बाकी किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा होता नहीं है। अकाउंट्स तो लास्ट दिन तक पढ़ते हो आप, तो ये वाला प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संग। एक और है, बाकी बच्चा का प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है, बच्चा को लगता है क्वेश्चन बैंक देख के जाओ, नोट्स पढ़ के जाओ, कंसेप्ट सीख लो, फॉर्मूला रट्टा मार लो, सॉल्व कर दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पेपर नंबर 6 में एफएम ही आपका मार्क्स को उठाता है, एसएम के भरोसे कोई नहीं जाएगा सर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको लास्ट में ना, मैं बता रहा हूँ ऑल इंडिया रैंकर AIR 1 की बात कर रहा हूं मैं, 3 AIR 1 की कॉपियां मैंने चेक की अभी जस्ट, तीनों में मैंने देखा एक का आया 24 हाफ, एक का आया 26, एक का 27, और सिमिलरली एफएम पोर्शन में आउट ऑफ 35 बता रहा था मैं यहाँ, एसएम का आउट ऑफ 35 नॉट आउट ऑफ 50, एफएम का आउट ऑफ 35 बताऊं आपको तो एक का 32, एक का 35 और 35, और एक का भी अराउंड 32-31 के आसपास। तो आपको समझ में आ रहा है यार, एफएम ही मेरा मार्क्स बूस्ट करता है, एसएम के भरोसे नहीं जा सकते अपने, ठीक है यार, बहुत ज्ञान हो गया। चलो सर अब आंसर बताइए, ओके। अब क्वेश्चन 1B में फटाफट से क्या बोलता है, इनकम स्टेटमेंट 1.5 लाख 1,80,000 यूनिट है। मैंने ना थोड़ा स्मार्ट बनाया इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ था 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन मैंने पर यूनिट पे पहले निकाला, एंड फिर मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन बिंदास कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया 3-3 लाख रुपए का, ईबीआईटी आ गया आपका बिंदास 7.5 लाख, 9 लाख 60,000, यहां तक अपने सब अलाइंड है। हाँ आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट कैसे आएगा, बहुत से प्यारा प्यारा से इंटरेस्ट दिया हुआ आपको, देखो 1.5 लाख का। सर गंदा हो गया थोड़ा मिटा दो, मैंने बोला ओके लीजिए, आप बस बोलो सर ये करना वो करना, सब मिलेगा आपको। 10% डिवेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹15 लाख, तो 10% निकालो, 1.5 लाख आता है, देखो 1.5 लाख लगाया कि नहीं सर हमने, ये 1.5 लाख। ईबीटी आ गया। हमेशा ध्यान रखना फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बच्चा गलती करके नहीं आएगा, टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहता है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज। अगर क्वेश्चन सामने से बोल देता ना कि ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स, लिखता नहीं हूं मुझसे बोलता हूं, ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज फ्रॉम ₹3 lakhs to 4,50,000. Suppose the question gives you this line, only in that case you will take a fixed cost of 4,50,000, or else 3 लाख ही फिक्स्ड कॉस्ट आपको चलाना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, जोर से बोलो। हाँ सर ठीक है आगे बढ़ाओ सर। हाँ ठीक है समझ में आ गया सर, आगे बढ़ाइए, ओके। अब हम कभी नहीं बोलेंगे सर प्रॉमिस, मैंने बोला ओके। इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आ गया, टैक्स रेट 30% दिया हुआ था, पैट आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स इजीली निकल जाता है, ईपीएस आ गया। ईपीएस में चेंज कितना फटाफट देख लो, हमेशा सर नया माइनस ओल्ड बाई ओल्ड, ये वाला चीज हमेशा ध्यान रखेगा। नया क्या है 37.8, ओल्ड क्या था 28, ओल्ड से डिवाइड। न्यू कभी भी चेंज किसी भी चीज का निकालना हो, या लास्ट ईयर मैंने 100 रुपया कमाए थे मालूम है, इस साल मैंने 120 रुपया कमाया, यार मेरा चेंज कितना कमाई में, तो आप लोग बोला 20%। कैसे निकाला यार 20%, 120 माइनस 100 बाय 100 किया, तो आ गया आपका अल्टीमेटली 20%, है ना। तो वही चीज है, चेंज निकालना हमेशा तो न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड। बच्चा कंफ्यूज होता है तो मैंने बता दिया, डन। बाकी लेवरेजेस था, मैंने फॉर्मूलाज को ग्रीन में दिया था आपके लिए, स्टेप्स को ब्लू में और आंसर्स को रेड में, तो आपको ये चीज फॉलो कर पाओगे इजीली आंसर्स को, ठीक है। तो ईबीआईटी बाय ईबीटी होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी होता है, एकदम एग्जैक्टली हुबरू ऐसा प्रेजेंटेशन सुंदर सा करके आना, फुल मार्क्स मिलेगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े सर, रिकमेंडेशन क्या देना था, क्या पूछ रहा, देखते हैं एक बार रिकमेंडेशन के लिए। कमेंट करना है क्या,
ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लेवरेज इन रिलेशन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम इतना से इतना। आप बताओ क्या होना चाहिए, खुद सोचो, आंसर भूल जाओ, आंसर से मतलब ही नहीं है, आप बताओ क्या होगा। अगर सर मेरा लेवरेज को अगर मेरे लेवरेज पे मेरा क्या इंपैक्ट आएगा, अगर मेरा 1.5 लाख से 1,80,000 यूनिट में मैं बढ़ जाता हूं, तो सर जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स आपका जैसे ही बढ़ने लगता है ना, आपको लेवरेज का बेनिफिट मिलता है, आपको लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है, आपका सेल्स बढ़ता है, सेल बढ़ने से ही तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज का, सिंपल बात है ना सर। अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा सकते बेसिक, बिकॉज वो सब के लिए देखो अलग कंटेंट है। मैंने तो इस बार मैराथन भी डाला आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग का अलग बैच बना के डाला, वर्कआउट बैच, तो ये सब चेकआउट करिएगा अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्विंग कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। नहीं तो डेडिकेटेड रिवीजन वीडियोस भी अलग से यूट्यूब पे है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट वीडियोस को देखना समझना आपको पड़ेगा और टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस इधर आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे ही बढ़ा, मेरे को पता लेवरेज का बेनिफिट मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा नया लेवरेज जो आएगा वो क्या कम आएगा कि ज्यादा आएगा। सर अगर मान लो 1.5 लाख यूनिट पे लेवरेज आया था 1.5 टाइम्स, तो 1,80,000 यूनिट पे लेवरेज 1.5 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? हाँ बताओ आंसर। सर ऑब्वियसली आंसर क्या है सर, ऑब्वियसली बोलो, ऑब्वियसली 1.5 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहा है तो अपने आप लेवरेज को घटना ही है। देख रहे हो 1.25 से 1.18 हो गया, 1.4 से 1.31 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो लेवरेज आपका घट जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, आपका लोअर रिस्क हो रहा है। अब आपका यूनिट्स बढ़ गया तो आपका रिस्क कम हो रहा है। लेवरेज घटने का मतलब रिस्क का घटना। रिस्क कौन कौन सा घट रहा है सर? दोनों लेवरेज आपके घट गए, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। तो बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, या फिर ऑपरेटिंग रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क, दोनों ही आपका घटेगा। यही आपको कमेंट देके आना है। ऐसे भी कमेंट करने में अपने लोग माहिर है ना, कमेंट करते हो ना सब चीज पे, तो यहाँ पे कमेंट करना भूलना नहीं, ठीक है। एग्जाम में ही बच्चा भूल जाता कमेंट करना, बाकी सब जगह कमेंट करना उसको याद है, एग्जाम में कमेंट नहीं करता, पता नहीं क्यों। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन 1C, बहुत इजी क्वेश्चन अगेन, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है सच्ची। बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का, आपको ध्यान देंगे यार, 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें 2 चीज का ध्यान देंगे, पहले तो कौन सा ईयर 26 है कौन सा 25 है उस पर ध्यान देंगे। बच्चा गलती करेगा, कभी इसको 25 इसको 26 समझ लेता है, क्यों समझता है पता नहीं, करता है बच्चा ऐसा गलती। सर ये 26 है ये 25 है, इस चीज पे अंडरलाइन मारेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये सब सिंपल चीजें हैं बट गलतियां करते हो। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि सर 2 साल का अगर डेटा रहेगा ना, तो कोई भी रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हो, बैलेंस शीट वाला आइटम हमेशा उसमें क्या होगा, एवरेज। बैलेंस शीट वाले आइटम उसमें हमेशा एवरेज होंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे, दिस और दिस, मतलब 5947 4555 दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोला फॉर एग्जांपल, तो समझ में आया आपको। कभी भी 2 साल का बैलेंस शीट का डिटेल्स मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जाना चाहिए एवरेजिंग पे। क्यों? क्योंकि एक अच्छा तरीके से अपने को पूरा ईयर का एक एवरेज के हिसाब से अपने रिटर्न निकाल पाते हैं, ज्यादा एक्यूरेट आंसर पे पहुंच पाते हैं, क्लोज टू द एक्यूरेसी अपने रह पाते हैं, ठीक है ना। अपना रिटर्न और सही से निखर के आता है, और ट्रू रिटर्न निकल के आता है, और शुद्ध रिटर्न निकल के आता है। कितना वर्ड यूज करूं बताओ, सर समझ में आ गया? डन है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। बैलेंस शीट में बहुत कुछ है, उस पर रीड नहीं कर रहे, वो सब तो आप लोग कर लेना। बैलेंस शीट आगे बढ़ना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इज एज फॉलोज, दिया हुआ है आपको। इनकम स्टेटमेंट भी सेल, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये ईबीआईटी, इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स, पैट, ये सब चीज निकल जाएगा। ये सब चीज दिया हुआ है बहुत बढ़िया से, ठन। अब भैया निकालने क्या बोला है और कौन से ईयर के लिए बोला है, वो दोनों इंफॉर्मेशन मेन है। 25-26 के लिए आपको निकालने बोला है, मतलब आपको यूज करना है ये वाले ईयर के फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट के ये वाले ईयर के फिगर्स। इनकम स्टेटमेंट पीएल आइटम कभी भी एवरेज नहीं होता है, बैलेंस शीट का आइटम हमेशा एवरेज होता है। सर इस साल जो कमाया इस साल खा के खत्म कर दिया, बैलेंस शीट मेरा चलता आता है। इस साल मैंने कमा के 5 लाख रुपए कैश रखे थे, तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस से 5 लाख आता है ना कैश, तो सिंपली वैसे ही है, ठीक है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में वैसे नहीं है। इनकम स्टेटमेंट आप अल्टीमेटली जो भी कमाते हो ना, सब हिसाब करके 34, ये 34 लास्ट में पता है ना कहां घुसता है सर, ये आपके शेयर होल्डर फंड्स में घुस जाता है 34। पता है ना बैलेंस शीट का फ्लो आपको? यस सर पता है, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारा, वेरी गुड। आओ बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, सिंपली COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फिगर दिया हुआ होगा, देख लो, स्टॉक दिया हुआ है, इसका एवरेज करना। COGS दिया हुआ होगा, ये रहा कितना, COGS कितना लेंगे बताएगा सर? 2860 लेंगे, नॉट दिस प्लस दिस बाय 2, नो, यू विल जस्ट टेक 2860। इनकम स्टेटमेंट या पीएल का कोई भी आइटम एवरेज
नहीं होता है। समझ में आ गया? बैलेंस शीट नहीं है कि हर साल चले हुए आएगा, इस साल का फिगर अगले साल का ओपनिंग, फिर क्लोजिंग ओपनिंग चल रहा नहीं, पीएल का आइटम खत्म हो जाता है उसी साल, पीएल के अकाउंट बैलेंसेस क्लोज हो जाते हैं हमेशा। समझ में आ रही? कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहता है। जो भी लेजर खुलता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सबको क्लोज करते हैं बाई पीएल टू पीएल करके अपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के बाद उसको अपने रिजर्व्स में ले जाते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो लेजर कभी भी ओपन नहीं रहता, लेजर हमेशा क्लोज हो जाता है। समझ में आ रही है? यस बोलो यार प्लीज, बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ। हाँ ऐसा मुझे डर लगता है कभी कभी, तो ये सब बहुत बेसिक्स है एकदम। ऐसा मत सोच रहा सर आपको हाई लेवल सीए फाइनल स्टार्ट कर दिया क्या यार, मैंने सीए फाइनल छोड़ो क्लास 11 स्टार्ट कर दिया अभी आपके साथ, बोलते बोलते बोल दिया इतना चीज, लेकिन समझ में आ गई ना बस? हाँ बोलो, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे आएगा? फाइनेंशियल लेवरेज अपने को मालूम है क्या होता है, फिर से आ गया फाइनेंशियल लेवरेज, वाह बढ़िया है। ईबीआईटी बाई ईबीटी कर देना, आ जाएगा। ईबीआईटी बाई ईबीटी देख लो क्या है, ईबीआईटी ये है, डिवाइड करेंगे इससे 57 आंसर आएगा। दिखाता हूँ सीओजीएस में एवरेज इन्वेंट्री से पहले इन्वेंट्री टर्नओवर, मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पहले फॉर्मूला देंगे फिर ये वाला स्टेप देंगे, आंसर निकालेंगे। सर फॉर्मूला देना क्या जरूरी है? सच बोलो तो जरूरी नहीं है, सच बोलो तो जरूरी नहीं है, बट आपको एग्जाम में देना है फॉर्मूला। आप स्टार्ट सिर्फ ये लिख के नहीं कर सकते हो ना, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, COGS इज इक्वल टू COGS is equals to 20860, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ये प्लस ये सब दिखाना पड़ेगा स्टेप्स में, फिर आप ये दिखा सकते हो। या तो ऐसे जाओ, ज़्यादा लंबा है ये, उससे इजी तो यार फॉर्मूला लिखा सीधा ये स्टेप कर दिया, आंसर आ गया, फुल टनाटन मार्क्स मिलेगा। एक नंबर से बेसी का है नहीं, एक नंबर के लिए इतना ही है, समझा? हाँ बोलो, हाँ ठीक है। तो 7.91 टाइम्स आ गया। फाइनेंशियल लेवरेज ईबीआईटी बाई ईबीटी है। अब इंस्टीट्यूट ने फाइनेंशियल लेवरेज में दोनों साल के लिए कैलकुलेट कर दिया, नीड नहीं है बिकॉज आपको सिर्फ 25-26 का निकालने बोला है, तो आप एक साल का निकालिए 25-26 का, तो मैंने निकाला 2.98 टाइम्स, 2 साल का नीड नहीं है, आईसीआई ने निकाला, कोई दरकार नहीं था। अब सबसे गलती आईसीआई का आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, इसने कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन को पक्का छापा है और वहीं पे गलती हुई। दिखाता हूँ आपको आरओसी का इसका आंसर दिखाता हूँ, आपका खुद का आंख कान खुला का खुला रह जाएगा। कहाँ गया भैया, ये रहा। पहले बताएंगे आप लोग मेरे को आरओसी क्या होता है, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ सर ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आरओसी, बचपन से मालूम अपने को ये। तो इसने क्या किया है आरओसी का फॉर्मूला में मालूम है आपको, मैंने भी वही किया है। कहाँ गया भैया, ये रहा। आरओसी के लिए मैंने भी वही किया है, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज होना चाहिए तो एवरेज कर दिया यहाँ पे। ईबीआईटी मेरा 170 था तो 3.24% आंसर आया। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ईबीआईटी पे 1 माइनस टैक्स रेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने क्या किया, 57 ले लिया। 57 क्या पता है आपको, 57 क्या है, 57 इज योर पीबीटी। पीबीटी मतलब हद से बेसी गलती कर रहा है यार। आप पहले ईबीआईटी वर्ड यूज कर रहे हो, ईबीआईटी वर्ड यूज करने का मतलब क्या हुआ सर, ईबीआईटी यूज करने का मतलब 170 लेना चाहिए था। देख लो ईबीआईटी कितना 170 का है, ये 170 के जगह, ये 170 के जगह अगला इसको यूज कर रहा है 57, अगर सडनली वो पीबीटी पे आ गया और फिर टैक्स रेट माइनस करके पैट निकाल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। क्यों कर रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स, ये क्या बात हुआ? मेरा मतलब बच्चा अगर करके आता मेरा ना, तो उसको मार्क्स नहीं देते आप, आपने खुद यहाँ पे ये चीज कर दी। अब इस सबसे बच्चा कंफ्यूज होता है। अब हम जैसे टीचर या कोई भी टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन बैंक जब बनाएगा अपना, उसमें ये क्वेश्चन ढालेगा अगर, तो उसको भी ये चीज ऐसे ही दिखाना पड़ता है। बिकॉज हम लोग तो दावा करते हैं कि सर हमारे सारे क्वेश्चन बैंक एज पर आईसीआई है, हमारे क्वेश्चन बैंक के आंसर सारे एज पर आईसीआई है। नो मैंने ये चीज बोल दिया। अब कोई बच्चा अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ने बैठे, कोई सेल्फ स्टडी करे, सोचे सर के बुक से पढ़ते हैं, अब वो ये सब चीज देखता है तो पूरा हिल जाएगा सर, वो आपका चैट जीपीटी भी हिल जाएगा, आपका दिमाग भी हिल जाएगा कि हो क्या रहा है भाई। समझ में आ रही है? तो मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में ना बहुत ठीक किया चीजों को, मैंने हर बार ना प्रोफेसर्स नोट दे दिया एक ठो। आपको मेरा क्वेश्चन बैंक अगर चाहिए तो आपको ऑर्डर करना होगा, नीचे सब डिटेल्स है, वहां पे मैंने प्रोफेसर्स नोट दिया इन सारे एम्बिग्यूटी के पास कि सर ये सब चीज गड़बड़ किया उसने, आपको ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना है। तो आपको पढ़ते समय बढ़िया फ्लो आएगा, ठीक है ना, अकेले नहीं फील करोगे कभी भी, हमेशा लगेगा हाँ सर हमारे साथ है, ठीक है। तो ये पूरा रॉन्ग है, तो इसको भूल जाओ भैया, आपको ये चीज करके आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी में उसने सही किया, अब उसने बोला कि हाँ हाँ सर बाकी तो हमें आपके जैसे ही कर रहे हैं। तो 1.77 कैसे आया, पैट में डिवाइड कर दिया, 34 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने बोला था। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है सर, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज नथिंग बट 365 बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, 365 इंटू क्रेडिट सेल्स बाय डेटर्स, टर्नओवर रेशियो होता था डेटर्स बाय सेल्स। तो मेरा पर डे के हिसाब से आ गया और उसके बाद इंटू 365 कर दिया तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाता है मेरा, राइट। तो वही चीज को सॉल्व करेगा 21.93 डेज आएगा। इसको आईसीआई ने राउंड ऑफ करके 22 डेज कर दिया।
Now you can leave your answer as 21.93 also. You can calculate 22 and leave your answer as 22 also. Both are accepted. Because कभी उसने ना 21.93 में भी अपने आंसर्स छोड़े हैं, तो आप कैसे समझोगे कब क्या आंसर दिखाना है? तो इट इज बेटर इस टाइप के केस में आप दोनों आंसर दिखा दो और यहाँ पे बढ़िया सा आंसर बीच में लिख दो दोनों के, क्योंकि कोई एम्बिगुइटी नहीं रही, ठीक है, एकदम स्मार्ट। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में बढ़ेंगे आगे। 365 डेज देखो लेने बोल दिया उसने। एग्जाम क्वेश्चन में ना डेज का लफड़ा नहीं करता है, फिर भी बहुत बार मॉक टेस्ट पेपर वगैरह में करता है वो, एग्जाम में डेज आपको देगा, तो अभी मॉक टेस्ट में भी दिया है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3A है क्वेश्चन, ये कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का, एक सेकंड रुको, तो नहीं 8 मार्क का, वही क्वेश्चन 3A क्वेश्चन है 2A सॉरी क्वेश्चन 2A 8 मार्क का क्वेश्चन है। और आपको देख के लग रहा है सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आरटीपी में 19 में। आरटीपी में 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज से कितना साल हो गया? अब तो 7 साल हो गया, सीरियसली 7 साल पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद कभी कहीं नहीं पूछा, अब सडनली यहाँ पे पूछ लिया। तो कोई नया क्वेश्चन एआई यूज करके नहीं बनाया सर, अभी तक हम लोग वही चल रहे हैं सर, एकदम क्या बोले, अब छोड़िए चलिए। तो सर 7 साल पहले का क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या है नहीं है, देखो मैं पहला बात बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई भी लॉजिक नहीं है, मतलब बेकार क्वेश्चन है, सच बोले एकदम बेकार क्वेश्चन है। बताते हैं आपको, पहले इतना तो टाइम पास कर रहा है सब इन्फॉर्मेशन देके जिसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहां से फिर भी स्टार्ट होता है नंबर्स। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स होने वाला 2 करोड़ 60 लाख का, करंट लायबिलिटीज होने वाला 2 करोड़ 34 लाख का, ठीक है, नंबर मिल गए। फिर वापस बेकार टाइम पास चालू हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत सारा टाइम पास कर रहा है, करे ही जा रहा है, बाप रे बाप, देख रहे हो कितना चीज लिख रहा है वो, खत्म नहीं हो रहा उसका टाइम पास। और लास्ट में टेबल बना दिया जिसमें करंट एसेट्स में कितना रुपया डलने वाला है, सेल्स कितना होने वाला है, ईबीआईटी कितना होने वाला है, अलग अलग पॉलिसी के अंदर उसने दे दिया। मतलब या तो मैं इस पॉलिसी में जाऊंगा, या तो इसमें जाऊंगा, या तो इसमें जाऊंगा, तीनों पॉलिसी के लिए मेरा लेकिन 2 चीज फिक्स्ड है। क्या? करंट लायबिलिटीज मेरा 2 करोड़ 34 होना है और मेरा फिक्स एसेट्स 2 करोड़ 60 ही होना है, ये 2 चीज मेरा लेकिन फिक्स्ड है। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी द फाइनेंस कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड अडॉप्शन, ये तो बात की बात आ गई है कि यहाँ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का मैंने एनालिसिस किया, मैंने पाया क्या कि मॉडरेट वाली जो पॉलिसी है ना वो मेरे को चूज करना चाहिए, मतलब ये वाला पॉलिसी मैंने सिलेक्ट किया है। अब आगे बोल रहा है 2.5 करोड़ का इक्विटी फंड रहने वाला है, कॉर्पोरेट टैक्स 35% का है, और डेट भी लेना तो डेट का अलग अलग ऑल्टरनेटिव भी दिया है अंडर दीज 3, ठीक है। और आपको एक इंडस्ट्री रेट एवरेज दे दिया, मतलब ये 12% के हिसाब से कैलकुलेट करना आपको, ये तीनों का डेट पे इंटरेस्ट, ये 16% के हिसाब से आपको इन तीनों के डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। आपको निकालने क्या बोला? 2 चीज। क्या? एक तो बोला वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इच पॉलिसी के अंडर, ये ना आरटीपी में 19 में ना क्वेश्चन बेटर प्रेजेंटेड था, आरटीपी में 19 में उसने बेटर प्रेजेंटेशन किया था, यहाँ पे कोलन दिया था, फिर नेक्स्ट लाइन से ए बी और सी स्टार्ट किया था, इसने स्पेस यहाँ पे बचा लिया थोड़ा। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन निकालने बोला, तो आपको मतलब सिंपली क्या बोल रहा है, सीए माइनस सीएल निकाल के दे, बस सोच के देख रहे। इतना करने के बाद मतलब ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, एक पन्ना यहाँ गया और हल्का सा, मतलब 1.25 पन्ना का क्वेश्चन है ये, या क्वेश्चन को वैसे गिनने तो मोटा मोटा 1.5 पन्ना का क्वेश्चन है एंड टू एंड, और 1.5 पन्ना के क्वेश्चन में पहला आपको बोल रहा बस मेरे को सीए माइनस सीएल निकाल के दे दे, बस इतना सा करके दे। तो यार सीए माइनस सीएल निकाल देंगे, उसमें कौन सा बड़ा बात है, एक सेकेंड, हाँ, तो सीए माइनस सीएल निकाल के दे देंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो सीए माइनस सीएल के लिए देखो एक बार ऊपर आओ, सीएल तो मैंने आपको बोला 2 करोड़ 34 दिया हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो सीएल का तो टेंशन है नहीं, दिख रहा है अभी 2 करोड़ 34 दिया हुआ है, तो सीएल की तो टेंशन नहीं है। आगे आएंगे सीए कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो यार देखो वो भी इसने दे दिया, करंट एसेट्स का फिगर दे दिया 4.5, 3.9, 2.6। तो आप सिंपली कैसे भी प्रेजेंटेशन करो, नॉर्मल मान लो सी एम और ए, सी ए कितना 4.5, 3.9, 2.6, सीएल सबका ऊपर 2.34 था शायद, तो दिया हुआ है, माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। बस मतलब देख रहे हो क्वेश्चन में कोई मजा नहीं है, बहुत ही मतलब बोगस क्वेश्चन है एकदम, कि इतना बड़ा चीज आप दे रहे हो फिर लास्ट में मतलब खुदा पहाड़ निकली चुईया वाला क्वेश्चन हो गया ये, कोई भी लॉजिक नहीं है। उसके बाद इसने एक चीज तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल या एम्बिग्यूटी वाला आंसर सॉल्व किया, नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न वर्ड यूज करके छोड़ दिया है। अब आप बताइए कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है, मैं किस पे रेट मांग रहा हूं पता नहीं, मतलब मैं रेट ऑफ रिटर्न किस पे मांग रहा हूं, जैसे होता है रिटर्न ऑन इक्विटी मांग रहे हो, किस पे रिटर्न मांग रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं बताएंगे, बस रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया, अब आपका जो मना है करके दो, ऐसे तो ना होता है। अब इसमें भी इसने अजम्पशन अपने हिसाब से ले लिया, इससे रेट ऑफ रिटर्न निकाला किस पे मालूम है आपको, यू कैन नॉट इवन गेस, उसने रेट ऑफ रिटर्न निकाल दिया एसेट्स पे। वो बोल रहा है क्या जो भी मैं कमा रहा हूं डिवाइड कर दो एसेट से इनटू 100, मेरा रेट ऑफ रिटर्न वो है, ऐसा तो ना होता है।
आप कुछ नहीं करे तो एसेट पे रिटर्न निकाल रहे हो, आपको बोलना होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। मैं कैसे समझू ऑन एसेट्स की बात हो रही है, मैं तो समझूंगा ऑन माय कैपिटल की बात हो रही है वरना। बट अगर ये क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन एग्जाम में, तो यार रेट ऑफ रिटर्न में आपको ऑन एसेट्स ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आरटीपी में 19 में भी वैसे ही सॉल्व हुआ है, एमटीपी अप्रैल 26 में 7 साल बाद भी वही चीज हो रही है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न आएगा तो एसेट्स में दुर्भाग्यवश निकालना ही पड़ेगा, मैंने भी वही किया इसीलिए। अब बच्चा अलग से कमेंट करके पूछता सर आपको कैसे मालूम पड़ा, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे भी नहीं मालूम है, ये मेरे को पता था क्वेश्चन वैसे सॉल्व हुआ है, इतने बार क्वेश्चन हमने कर लिए, करा दिए बच्चों को कि अब चीज दिमाग में सेट हो चुकी है, तो पता है कि ऐसे 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 करता है इंस्टीट्यूट। बट हाँ, आप ऐसे नए स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ऑब्वियसली, तो आपको ये सब चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। थोड़ा मेरा अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है प्रेजेंटेशन का, मोटा मोटा सेम ऐसे जैसा है, लेकिन आपको जल्दी समझ में आएगा ऐसा मेरा उम्मीद है। मैंने सिंपली करंट एसेट्स पुट कर दिए सारे सीएमए तीनों के लिए, सीएमए मतलब कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव के लिए, ठीक है। करंट लायबिलिटीज पुट कर दिए 2.34, ये मेरा कांस्टेंट है, आपको ऊपर से पढ़वाया था मैंने। तो यार पहला ए तो आ गया, एनडब्ल्यूसी आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन आ गया, कैसे दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, इसको सॉल्व करोगे तो ये ही आएगा 10 ये डन है। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोला था, क्या होता है 5/4, मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ईबीआईटी कैसे आएगा, अब अगेन ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ईबीआईटी अगेन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी ये रहा ईबीआईटी अगेन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरे बढ़िया से देख लो, ये रहा, अब तो दिख रहा है, हाँ सर ईबीआईटी तीनों के लिए दिया हुआ है, ये कंजर्वेटिव के लिए, मॉडरेट के लिए, एग्रेसिव के लिए। तो अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा, आपको करंट एसेट्स निकला हुआ था, आपका फिक्स्ड एसेट्स का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर में 2,60,00,000 का फिक्स्ड एसेट्स का फिगर है, ये आपको दिया हुआ है इसने, देखो फिक्स्ड एसेट्स, तो उन दोनों को ऐड करोगे टोटल एसेट्स आ गया। अब डिवाइड कर दोगे आपको किससे, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स से आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, सॉरी टू से, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेमोराइज, ये आपके लिए थोड़ा सा मेमोराइज है, ठीक है, समझा समझा, हाँ सर समझ गया, मिटा देते हैं, आपको ये पीडीएफ देंगे तो क्लीन, नीट एंड क्लीन पीडीएफ देंगे ना। करंट रेशियो क्या होगा, अगेन सिंपल CA/CL ऊपर निकाला हुआ था, कर लोगे तो क्वेश्चन में जान था, 8 में से 4 नंबर आपको मिल चुका है, 8 में से, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का था, 4 नंबर मिल चुका आपको, ये वाला टेबल यूज नहीं हुआ, और अभी तक बहुत सिंपल डेटा से आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या है, अब फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी के अंदर वापस एनडब्ल्यूसी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, अब वो आपको मेंशन कर रहा है मेरे को ऑन इक्विटी निकाल के दे, और वापस करंट रेशियो, मतलब बोलना चाह रहा पता है कि मॉडरेट पॉलिसी अगर वो चूज कर लेता है तो मॉडरेट पॉलिसी के अंडर अब डेट ट्रेस करने के लिए 3 पॉलिसी और है, समझा ना मेरी बात। मॉडरेट पॉलिसी उसने चूज किया वर्किंग कैपिटल के लिए, 2 अलग पॉलिसी की बात हो रही है, एक हो रही है वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी, एक बात हो रही है फाइनेंसिंग पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी चूज होता है मॉडरेट वाला, डन। अब जब ये फाइनेंसिंग पॉलिसी की बात आ रही है, इसमें अगेन 3 चीज है, क्या, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। अब इसमें से किस में जाना है, तो अपने स्टार्ट वर्किंग कैपिटल का नंबर लेने के लिए सारा नंबर्स लेंगे, मॉडरेट के लिए इन तीनों में पुट करेंगे और अपना आंसर वापस निकाल के देंगे। समझ में आया आपको मेरा तरीका जैसे समझाया, डन। तो आपको क्या करना है, फाइनेंसिंग पॉलिसी, एनडब्ल्यूसी वगैरह वापस निकालना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ना 2 टेबल बनाए, आपको इजी लगेगा समझने में, ऐसे ने एक ही टेबल पे किया, जैसे आपको मर्जी वैसे करिए। एनडब्ल्यूसी निकालना है कैसे, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव के लिए। करंट एसेट्स कौन सा आएगा, अरे अल्टीमेटली है तो CA-CL ही, लेकिन CA कौन सा आएगा सर, CA आएगा आपने जो पॉलिसी वर्किंग कैपिटल का फाइनलाइज किया है, मॉडरेट वाला 3,90,00,000, 3,90,00,000 के लिए तीनों में 3,90,00,000 के हिसाब से कैलकुलेट वापस होगा। तो 3,90,00,000 के हिसाब से CMA में पुट किया। करंट लायबिलिटीज अगेन कौन सा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और शॉर्ट टर्म डेट भी करंट लायबिलिटी नया ऐड हो जाएगा, वो भूलना मत बस। शॉर्ट टर्म डेट आपको तीनों का पुट करना पड़ेगा, तीनों का पुट किया, आंसर आ गया एनडब्ल्यूसी का 1 - 2 - 3। सर ये दोनों को ऐड करके 3.9 माइनस ये दोनों कर रहे हैं, वही चीज है, ठीक है ना। करंट रेशियो क्या है, CA/CL, अब आपको पता है CL अल्टीमेटली ये दोनों को ऐड करके, हाँ प्लीज ये चीज का गलती नहीं करेगा। तो 3.9 डिवाइड बाय दोनों, 3.9 डिवाइड बाय दोनों, 3.9 डिवाइड बाय ये दोनों, तो आपका CL भी, करंट रेशियो भी आ गया। मतलब ये पार्ट ए एंड पार्ट सी मैंने पहले कर दिया, पार्ट बी के लिए मैंने एक नया टेबल बनाया, आप चाहो तो एक ही टेबल में खत्म कर सकते हो। क्या इनकम स्टेटमेंट मैंने बना के दिखा दिया आपको, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न निकालना था इसमें, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब पैट निकालना पड़ेगा। तो EBIT स्टार्ट करेंगे 1.15, ये कौन सा EBIT है 1.15,
सर ये मॉडरेट वाला ईबीआईटी है। ये कौन सा ईबीआईटी है? ये मॉडरेट वाला 1.15 का ईबीआईटी है, उसी से मैंने स्टार्ट किया। इंटरेस्ट वगैरह आपको बता दिया था कैसे माइनस होगा, आपको सब चीज बताया हुआ था स्टार्टिंग में यार। ये 12% के हिसाब से तीनों पे, 16% के हिसाब से तीनों पे, वो लगा दिया फटाफट से। ईबीटी आ गया, टैक्स सेट दिया हुआ था, पैट आ गया, इक्विटी कैपिटल 2.5 का क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये 2.5 का इक्विटी कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पुट करोगे 2.5 तीनों जगह पे, आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा और डरावना है। मेरे को तो ये सिंप्लिसिटी के लिए ही नहीं लगता एग्जाम में आना चाहिए यार। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। बच्चों से टेस्ट क्या कर रहे हो आप? इतना चीज बच्चा पढ़ के जाता है, इतना मेहनत करके जाता है, एग्जाम में ये आएगा तो मतलब ऐसा नहीं लगता था पढ़ा हुआ सारा वेस्ट हो गया। ऐसा ही पेपर आना था। तो होता है ना कभी कभी स्कूल में हुआ होगा या कभी आपको ट्यूशन में, कहीं ना कहीं आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा यार, इतना मैं पढ़ के गया और एग्जाम में ये आया, भैया हम इतना पढ़ा क्यों? एग्जाम में अपने को फीलिंग आता है ना उस समय, तो यार एग्जाम में देते समय बहुत मजा आता है, मार्क्स आता है बहुत मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद का ह्यूमन साइकोलॉजी अपने दिमाग में ये चीज घूमेगा ना यार। मैं खुद, मुझे पता है ना मैंने कितनी मेहनत की थी, उसका ये पेपर आया तो यार उसका भी अच्छा मार्क्स आ गया, मेरा भी अच्छा मार्क्स आया, तो फायदा क्या हुआ? वो कम मेहनत करके मेरा दोस्त ले आया, मैं तो मेरा ज्यादा मेहनत किया था। तो पहला बात तो ना ऐसा होगा, ठीक है, कोई ना कोई पेपर में तो ऐसा होगा ही होगा, पहला चीज। सेकंड चीज, कोई ना कोई पेपर में उल्टा भी होगा, जरूरत से बेसी टफ आ जाएगा, तब आपको बेनिफिट मिलता है। सर एक बात याद रखिएगा, 55 और 60 में उतना डिफरेंस नहीं है जितना 35 और 40 में है। ये बात हमेशा याद रखना। सर 55 और 60 में उतना डिफरेंस नहीं है। आपको लग रहा है यार मेरे को 60 आया, मेरा दोस्त इजी पेपर का जैसे 55 ले आया, तो कहीं ना कहीं जब टफ पेपर आएगा ना तब आपका 40 आ जाएगा और आपका फ्रेंड का 35 में रह जाएगा, तब आपको आपके मेहनत की बेनिफिट समझ में आएगी। सर ओवरऑल सीए करिकुलम की बात कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलर पेपर की बात नहीं कर रहा मैं सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, कभी भी एक बार भी आपके फेवर में ये इक्वेशन बैठा ना तो आपका 6 महीना बचा के देगा वो लाइफ का। 6 लाख रुपए की बात होती है, 6 महीना बचना सीए फाइनल की सैलरी जाके आप देख लो। अब जब तक आप सीए बनोगे तो 100% इन हैंड सैलरी 1 लाख आने वाला आपके पास। तो यार सोच के देखिए, आप बस सोच के देखो। समझ में आ गई क्या? हाँ बोलो यार। हाँ सर बढ़िया बताया, हम एकदम मोटिवेट हो गए हैं, अब हम एग्जाम में बहुत मेहनत करेंगे सर, देखना आप। मैंने बोला वेरी वेरी गुड। अब आओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, आगे 10वां क्वेश्चन कराते हैं। इसमें ना 2 नंबर का एक तो छोटा सा आपसे वो पूछ लिया, बोलो तो क्या थ्योरी, एजिंग शेड्यूल क्या होता है पता है आपको? मतलब कंपनीज एक्ट में ना अब से क्या होने लगा, 2-3 साल हो गया अब इस चीज को, 2022-23 से चालू हो गया था क्या, आजकल ना डेटर्स एजिंग मंगवाता है वो। आपका शेड्यूल 3 फॉर्मेट अगर आप चेक करोगे ना, डेटर्स एजिंग आता है, जिसमें अपने क्या बोलते हैं मालूम है कि मेरे डेटर्स कितने पुराने हैं, 0 to 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से 6 मंथ्स, 6 मंथ्स से 9 मंथ्स, मोर देन 9 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स, ऐसे करके अपने को एजिंग का कुछ प्रेजेंटेशन करना पड़ता है एज पर शेड्यूल 3, ठीक है। नाउ वही एजिंग की ये बात कर रहा है कि आखिर ये एजिंग है क्या और मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स के कंटेक्स्ट में बताइए। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं ना, जब मेरे को पता है, मैं अगर ऐसे क्लासिफाई कर दूं एजिंग को कि मान लो एक बार सिंपली 0 to 3, 3 to 6 और ग्रेटर देन 1 ईयर करते हैं सिंपली एक बार, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आ गया यार कि मेरा डेटर जो, कौन सा डेटर मेरा जल्दी पैसा देने वाला है, कौन सा डेटर मेरे को 1 साल से बेसी हो गया पैसा नहीं दे रहा है, किसको मेरे को बेसी फॉलोअप करना है, मेरे को हिसाब रखने में, मॉनिटरिंग करने में हेल्प होता है। और आपका लास्ट क्वार्टर में क्या था या लास्ट मंथ में क्या था, अब क्या चेंज हुआ आपके एजिंग में, ये सब चीज आप एनालाइज इजीली कर पाते हो। तो ओवरऑल ये वाला चीज आपको उसमें हेल्प करता है। मैंने आपको ना हिंदी में और एकदम सिंपल वर्ड्स में बोला, आप एक बार ऐसे का आंसर घुमाना, आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो एजिंग शेड्यूल क्या है, एन इंपॉर्टेंट मीन्स टू गेट इनसाइट इनटू कलेक्शन पैटर्न। जो मैंने बोला थोड़ा सा हेवी वर्ड जो यूज करेगा ना यार, ऑफ डेटर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द एजिंग शेड्यूल, रिसीवेबल्स आर क्लासिफाइड एज 0 to 30 डेज। जैसे भी आपको डेज देना है आप एग्जांपल में दे सकते हो अपने हिसाब से, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ऐसा ही देना हो, ठीक है। एजिंग शेड्यूल कैन बी कंपेयर्ड विद अर्लियर मंथ फिगर, जो मैंने बोला ना पिछला क्वार्टर पिछला मंथ से कंपेयर करो, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पिछला, मान लो कि जैन से मार्च क्वार्टर या अप्रैल से जून क्वार्टर में कंपैरिजन कर सकते हो, या अप्रैल से जून क्वार्टर 2027 का है तो अप्रैल से जून क्वार्टर 2026 से भी कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन कैन बी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो। समझ में आ गई? क्लासिफिकेशन से आपको कंट्रोल ज्यादा आता है, अपना क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो वगैरह वगैरह, आपको बात बोला है, बहुत बढ़िया है, आप कर लोगे। डन। क्वेश्चन 3A में आते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी सल्टा देते हैं तुरंत ही। कैपिटल स्ट्रक्चर आरएसटी का दिया हुआ 31 मार्च 25 का, क्या क्या सर, इक्विटी दिया हुआ, प्रेफरेंस दिया हुआ, डेब्ट दिया हुआ, रिटेन दिया हुआ, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे देखते हैं, 150 रुपये आपका इक्विटी का प्राइस चल रहा है, मतलब सीएमपी दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, मतलब इसका भी सीएमपी दिया हुआ है। डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू टोटल में दे दिया आपको 8 करोड़ एंड 60 लाख, 8 करोड़ एंड 60 लाख, ठीक है।
For the year 31st March 25 company has paid equity dividend at the rate 24%. सर ये हो गया D0. Why it has already paid ना बच्चा, लिखा है ना paid. Please. And anticipates it will grow by 5% every year. टैक्स है 25% है. अब आपको बोला क्या है, हर एक सोर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दे. क्या क्या सोर्स है आपके पास, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डिबेंचर का एंड रिटेन्ड अर्निंग्स के. चारों के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. कैसे निकालोगे, बहुत इजी है सर. इक्विटी से स्टार्ट करेंगे अगर तो D0 मेरे पास है कितना, 24%. किस पे होता है, अच्छा डिविडेंड अगर सिर्फ 24% लिखा है मीन्स व्हाट, 24% का मतलब इट्स ऑलवेज ऑन योर फेस वैल्यू ऑफ रुपीज. जो भी होगा यहाँ पे 100 है तो ये 100 इंटू 24% इज इक्वल टू ₹24 है. समझ में आया. अगर ये फेस वैल्यू ₹10 होता तो ये 2.4 का D0 बन जाता. ठीक है ना, क्लियर है क्या. हाँ बोलोगे सर यहां तक क्लियर है तो ये आगे बढ़ेंगे. हाँ सर यहां तक एकदम क्लियर है, समझ में अपने को आ रहा है. ठीक है, अब आओ एक बार आगे देखते हैं क्या बोलता है आगे अपना टॉपिक. आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, सर आपको D0 समझा, उस पर आपने 24 पे ऐड किया 5% का ग्रोथ रेट तो D1 आ जाएगा. ये हो गया. T0 आपके पास दिया हुआ 150 रुपए का, ग्रोथ रेट आपके पास है 5% आपका आ जाएगा KE. तो KE तो बहुत सिंपल है, देख लो D1 बाई P0 प्लस G. सर KE ना एकदम स्टैंडर्ड वर्ड, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, KE लिख सकते हो. 100% एक्सेप्टेड वर्ड है. ठीक है, 21.8% आ गया जैसे बताया. वी नो KE इज इक्वल टू KR इज इक्वल टू 21.8%. ये भी डन हो गया तो KR KE निकल गया. कोई पर्सनल इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया हुआ नहीं है, वरना मैं फिर भी KE पे 1 माइनस TP वो पर्सनल इनकम टैक्स करके निकालता KR. इसमें तो दिया ही नहीं तो बात खत्म. KE और KR सेम है मेरा. अब अगेन ना यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या दिखाता हूं. प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए क्या किया, प्रेफरेंस का कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया, ध्यान से देखते हैं. बोला 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव का मतलब मालूम है सर, डिविडेंड आपको देना ही देना है, नहीं तो आपका अगला साल जुड़ता जाएगा, उसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ आपको 10%. ठीक है, मतलब 10 बाय कुछ होना चाहिए. रिडीमेबल है क्या, नहीं, रिडीमेबल की तो बात की नहीं है. अब डिवाइड में क्या करोगे सर, NP लेते हैं. जो नेट प्रोसीड्स में क्या लेते हैं सर, इश्यू प्राइस लेते हैं कि सर अल्टीमेटली करंट मार्केट प्राइस ले लो. मैं क्या करूं, जो हमेशा नेवर एंडिंग क्वेश्चन डिबेट आपके मन में चलता है. मैं बताऊं ICI दोनों आंसर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है. उसने बोला भैया लफड़ा ही नहीं चाहिए अपने को, दोनों आंसर लूंगा मैं. तो वो आपको दोनों आंसर दे रहा, मतलब 10 बाय 100 भी कर दे रहा आपके लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 ही है ना. हाँ, और या फिर 10 बाय 120 भी करके दे रहा आपको, दोनों चीज करके दे रहा है. देखो सर 10 बाय 100 भी करके दे रहा है 10%. Alternatively, if the cost of preference is calculated on the basis of market price, तो सर 10 by 120 करके भी दे रहा है. आपका तो बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए देख के. और अब मैं बताऊं ये चीज ना वो एक बार दो बार नहीं कर रहा है, लास्ट हर बार कर रहा है. इवन Jan 26 में भी किया, प्रीवियस ईयर September 24 में भी उसने किया था ये चीज. तो अब वो हर बार ये चीज फॉलो कर रहा है, तो आपको बहुत आराम हो गया. आप आराम से जो पसंद हो वो करिए, लेकिन आई विल प्रेफर हमेशा गो फॉर दिस द मार्केट प्राइस वन. ये ज्यादा सही है, इसी पे जाना चाहिए. ठीक है, तो मैंने तो मार्केट प्राइस पे किया तो 8.33 आ गया. कॉस्ट ऑफ डेट निकालना, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था, टैक्स रेट है आपको मालूम है 9% आ जाएगा. अब आपका पहला पार्ट तो खत्म हो गया, बस पहला पार्ट तो खत्म हो गया, यही निकालना था. सेकंड पार्ट में क्या बोला, WCC निकालो बुक वैल्यू पे. तीसरा पार्ट में बोला WCC निकालो मार्केट वैल्यू पे. यार बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ मार्केट वैल्यू पे निकालना, बुक वैल्यू पे निकालना है. सारे सोर्स मेंशन किए, बुक वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, वेट पता चल गया, कॉस्ट निकाल लिया, WCC आ गया. क्या बताऊं इसमें, मैं आपको सच्ची बताऊं, आपको लग रहा है इसमें इस MTP में कुछ बताने लायक सच्ची है, या कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ मजा आ जाए. ओ हो क्या बताया सर आपने. नहीं, मैं तो बस इस MTP में फोकस करूं आपकी गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए. कराने का आंसर तो मोटिव ही नहीं है मेरे इस MTP में. इतना सिंपल पेपर बना दिया इस बार मेरे. आप इसमें भी क्या गलती कर सकते हो ना, वो बारीक बारीक गलती पे अपने हर बार फोकस नहीं कर पाते, जब कंसेप्चुअल समझाना ज्यादा पड़ता है. तो इस MTP में वो फायदा मिल रहा है आपको. ठीक है, तो समझ में, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ये सब चीज पे ध्यान दो, क्लैरिटी पे ध्यान दो, अलग अलग अप्रोचेस पे ध्यान दो, गलतियां कम से कम करो, अपने रिजल्ट अच्छा आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू में भी सेम चीज पुट करेंगे, बड़ा एकदम फटाफट से मार्केट वैल्यू आपको निकल जाएगा. सब चीज का प्राइस दिया हुआ था, वेट आ गया, कॉस्ट आ गया, WCC आ गया. इंस्टीट्यूट ने ना 8.33 पे नहीं किया है बुक वैल्यू वेट का कैलकुलेशन, बट आई फील उसका मिस हो गया. आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. डन 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 डन. बहुत इजी क्वेश्चन. लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आ गया आपका. कौन सा क्वेश्चन मालूम है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM. मैंने बोला था DDM से क्वेश्चन आने को है. MTP में देने का मतलब है कि अब एग्जाम में आने वाला है, सच्ची बता रहा हूं आपको. अब ये मई नहीं तो सितंबर में तो आ जाएगा DDM से क्वेश्चन.
Vista Limited's retained earnings per share for the year ended 31st March 23 being 40% is rupees 3.6। मतलब यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ एक बार। क्या भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, वेरी गुड। क्या बोल रहा है देखो, आपको अगेन बोल रहा है रिटेन अर्निंग्स कितना है 31 मार्च 23 में 40% इतना 3.6, मतलब 3.6 बाय 40% अगर मैं करूंगा तो ईपीएस आ जाएगा। अरे ईपीएस का 40% किया है उसने तो 3.6 का रिटेन अर्निंग्स आया है, तो यार इसका डिवाइड करूंगा तो ईपीएस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो ईपीएस आया उससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 60%, मेरे को डीपीएस आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर। तो ये कैलकुलेशन समझा ना सर? पहले अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता था तो क्या आता था? ईपीएस। ईपीएस पे मल्टीप्लाई करो 60% तो आगे डीपीएस। अगर 40% रिटेंशन रेशियो है या रिटेन अर्निंग्स का रेशियो है तो 60% मेरा क्या है? अल्टीमेटली पे आउट रेशियो है। समझा ना? इजी है, हाँ समझा। कंपनी फोर्सी कर रहा है ग्रोथ 10% का अज्यूम इन द नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, सिर्फ 2 साल का ग्रोथ 10% से करने वाला है, मतलब 1 साल 2 साल का 10% से, उसके बाद फॉरएवर ग्रोथ करने वाला कितना से? 8% से, मतलब फिर 8% से इनडेफिनाइट ग्रोथ उसका होगा। केई 15% का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के देने बोला है। इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड क्यों यूज करता है? कभी भी मॉडल को यूज करके आप कभी भी प्राइस निकालते हो ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। प्राइस तो असल का प्राइस आपका स्टॉक मार्केट में चल ही रहा है, आपको निकालना है कि आपके हिसाब से क्या प्राइस होगा। नाउ थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चन में तो सब कुछ तो सजा के देता है प्लेट में एकदम। उसने आपको सजा के दे दिया केई, सजा के दे दिया ग्रोथ का रेट, उसने आपको सजा के अगर यहाँ पे लिख देता ना प्राइस, करंट प्राइस भी, करंट मार्केट प्राइस भी बहुत बार दे देता, सपोज 100 रुपया, और बोलता है कि बताओ अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है मेरा 100 रुपया का प्राइस, तो आपको सजा के सब दे देता। जब बोला था आपको कोई मेहनत ही नहीं है। रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए ग्रोथ रेट में है। बोल तो दिया 8% से फॉरएवर ग्रो करेगा, कोई सर्टेनिटी है क्या? सेफेस्ट से सेफेस्ट बिजनेस, सेफेस्ट। अरे अच्छा अभी अब एक बात बताओ, आपका वेस्ट एशिया वॉर हुआ, यूएस इजराइल ईरान वाला, अपने बोलते थे दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री, भैया वहीं बम गिर गया सबसे पहले। तो भैया सेफ कुछ नहीं है, वहां पे भी अनसर्टेनिटी है, तो आप कैसे बोल सकते फॉरएवर में 8% से ग्रो करूंगा ही करूंगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये डीडीएम वगैरह अप्रोच ना बुक में और क्वेश्चन में पेपर में सॉल्व करना तो और इजी है। रियल वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम है ये सब ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने में, कि क्या ग्रोथ रेट होगा, किसी कंपनी क्या रेट से ग्रो करेगी, ये समझ पाएगा कि कोई आदमी ना, तो भाई दिमाग खुल जाए। चलो ठीक है, ये सब ज्ञान की बात है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन खत्म कराते हैं। आपको पहले फॉर्मूला क्विकली लिख दिया, रिटेन अर्निंग्स निकाला हुआ था, उसको यूज करके डिविडेंड आ गया, के दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, उसको यूज करोगे फॉर्मूला में पुट करोगे, अल्टीमेटली ये 5.4 आपका D0 है, D1 आ गया 10% के हिसाब से, इन दोनों को सॉल्व करते हो 5.94 आता है, फिर 10% से ग्रो करोगे सेकंड ईयर के लिए, डिवाइड पहला साल के लिए 1.15, सेकंड साल के लिए 1.15 स्क्वायर, क्यू के है सर, के से डिवाइड करते हैं, के से डिवाइड जब कर रहे हैं या 1 प्लस के से डिवाइड कर रहे हैं तो पहला साल के लिए 1 टाइम, सेकंड साल के लिए 2 बार, फिर अगेन जब थर्ड बार से ग्रो कर रहा हूं तो के माइनस जी कर रहा हूं, अगर मैं के माइनस जी करके डिवाइड कर रहा हूं तो मैं अल्टीमेटली P2 पे, प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2 पे पहुंचता हूं। अब आपको पहुंचना है P0 पे, तो एक बार 2 बार और करोगे, तो इसलिए स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया। आपका आंसर अल्टीमेटली आएगा 86.33 टन, टन टन टन, खत्म हो जाएगा। 86.33 का आंसर दिखा के आना है, ANS पैरा से लिख देना। एक बच्चा का मैंने देखा था, किसी ऑल इंडिया रैंकर ने क्या किया था, अपना आंसर्स को यहाँ पे ऐसे बॉक्सिंग भी कर दिया था, चाहो तो कर दो, चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट एंड क्लीन रखना है, बस ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सर एफएम पोर्शन तो कंप्लीट होता है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू अगेन इन सीए फाइनल, दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। लेकिन एफएम के लिए अभी अपने आएंगे एसएम वाला पोर्शन स्टार्ट करने के लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजर वाला पोर्शन आखिर क्या बोलता है एक बार क्विकली वो भी समझते हैं। पहले बताओ एफएम का पेपर कैसा लगा? मैंने ना जितने भी रिवीजन मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग वीडियोस डाले हैं इस टाइप के, आप देखना मैंने सब डाले। लास्ट जनवरी 25 से मैंने स्टार्ट किया था डालना, वहां से अभी तक सारे मॉक टेस्ट मैंने कवर किए हैं, कोई भी मॉक टेस्ट छूटा नहीं है। हर एक मॉक टेस्ट पेपर का लेंथ देखना वीडियो का 2 घंटा या उसके ऊपर, या 1 घंटा 50 मिनट का। ये वीडियो खत्म होने वाला 1.5 घंटा के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है इतना प्यारा और इतना सिंपल पेपर था, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको समझना चाहिए अकॉर्डिंगली एंड वैसे ही प्रिपरेशन रखना है। सर मॉक टेस्ट ईजी आया तो एग्जाम ईजी आएगा, सर मॉक टेस्ट हार्ड आया तो एग्जाम ईजी हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों इनलीनियर है, कोई भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये ऐसा तो ये भी ऐसा थोड़ा ना जरूरी है, कुछ भी हो सकता है, एकदम पूछो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? आ जाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करें क्या? बोलो ना। हाँ सर स्टार्ट कराइए। ओ एक बार क्वेश्चन का थ्योरी भी तो था, एफएम का थ्योरी भी कंप्लीट करा देते क्विकली। इंटरनेशनल फंडिंग एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है बताओ तो। इंटरनेशनल फंडिंग एंजल फाइनेंसिंग, सर आपने एक वर्ड सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसे लाने, अपने कंपनी को पैसे इशू करवाना बाहर में, उस सबको अपने इंटरनेशनल फंडिंग बोलते हैं। एंजल फाइनेंसिंग हमारे फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार कोई ऐसा हो जो एंजल इन्वेस्टर बन जाए, हमें
पैसे दे दे स्टार्टिंग में, एकदम इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस में, उसको अपने एंजल फाइनेंसर बोलते हैं। इजी है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बारे में बोल रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फंडामेंटल टास्क फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। क्या क्या फंडामेंटल टास्क किसी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के होते हैं? आपने सुना होगा ना, कोई मेरा एग्जांपल आपका किसी कोई जान पहचान में होगा, आदित्य बिरला के ट्रेजरी में काम करता है। यार वो टीसीएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम, वो टाटा में ट्रेजरी में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करना, आखिर करता क्या है भैया ट्रेजरी वाला, वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जैसे बोलते हैं कैश मैनेजमेंट करता है, करेंसी का मैनेजमेंट करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता है, देखो कैश मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपका बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, ये सारा काम करता है ट्रेजरी वाले बंदे। अब इसमें भी ना सब क्लासिफिकेशन होता है, ब्रॉडली यू आर सेइंग ट्रेजरी, बट सब बंदा सब चीज नहीं करता है। ट्रेजरी में कोई सिर्फ कैश मैनेजमेंट देखता है, कोई सिर्फ करेंसी देखता है, कोई सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता है, कोई सिर्फ फंड देखता है, कोई सिर्फ बैंकिंग देखता है। तो उसमें भी अलग अलग जगह पे लोगों को बांट दिया जाता है ताकि स्मूथली एक बढ़िया तरीके से कंपनी ऑपरेट कर सके। कैश मैनेजमेंट में क्या हुआ सर? कैश मैनेजमेंट सिंपल है, कैश का कलेक्शन वगैरह का प्रोसेस बताना, मैनेजिंग करना, पेमेंट वगैरह। करेंसी के लिए क्या हुआ कि यार फॉरेन एक्सचेंज का, अगर मेरा फॉरेक्स का एक्सपोजर है, फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर है, तो उसको मिनिमाइज करना, उसको हेज करके रखना, उसका हिट नहीं आना चाहिए, तो वो सब चीज़ की बात है। फंड मैनेजमेंट हुआ क्या, मेरे पास पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूँ, लॉन्ग टर्म पैसे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं तो कैसे इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाऊँ, ये सारी बातें हैं। बैंकिंग मतलब बैंकर जितने भी रहते हैं ना, उनसे रिश्ता अच्छा रखना, क्या कम से कम रेट में मेरे को लोन मिल सके। जैसे हम ऑडिट करने जाते थे एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए, तो अलग से एक टीम थी लोन की जो सिर्फ बार बार बैंक वालों से नेगोशिएट करती थी कि यार कैसे कम से कम रेट में मेरे को लोन मिल जाए या फिर लोन का मोरिटोरियम मिल जाए। मोरिटोरियम का मतलब मालूम है क्या होता है? कि अगर 10 लाख का लोन चल रहा है आपका, 3 महीना आपको बोलेगा पेमेंट मत कर, कोई बात नहीं, और फिर अगला बाद में चालू करना। कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा ये सब हुआ था। तो जो 3 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है आपको ना, इसको बोलते हैं मोरिटोरियम मिलना। आपको बाद में आपका रिपेमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई करके वो बाद में रिपेमेंट लेगा आपसे। तो ये सब चीज काम करवाना, ये सब के लिए अलग टीम है, वो सब बैंकिंग देखता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस आप मेरे से बढ़िया जानते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस तो यार सबका फेवरेट बन के रख रहा है आजकल। डोमेन क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है। बोलता है क्या? ट्रेजरी बॉडी इज इन्वॉल्वड इन बोथ एक्विजिशन एंड डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज विद इन द ग्रुप। इन एडिशन इट विल ऑफन हैव द रिस्पांसिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर रिलेशंस। अच्छे से नहीं लिखा है इसने कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब, लेकिन ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चल जाएगा। आपको खुद बोल दिया एनी 4 पॉइंट्स लिखने से मार्क्स मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे आगे बोला डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच समझाना है अपने को। पता है ये D1/P0 है, ये अर्निंग्स/P0 है, ये सब तो कर लोगे। ऑपरेटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट स्ट्रक्चर वेराज फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक बात है। क्रिटिकली एग्जामिन, ये तो ठीक ही बात है, इसमें क्या एग्जामिन करना है यार, लिख देना अपने हिसाब से। ठीक है, एक बार रीड कर लेना इसको प्लीज, बहुत सिंपल है। इसमें आपको ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशिंग रिस्क के बारे में बोल रहा है, वो EBIT के बाद आता है। EBIT अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह बात करेगा। देखो ना, इन्फ्लुएंस बाय वेरिएबिलिटी ऑफ EBIT, उससे अगर चेंज होता है तो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अफेक्टेड बाय द डिमांड ऑफ फर्म प्रोडक्ट, वेरिएशन इन प्राइसेस, प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब चीज़ें रीड करना पड़ेगा। ये सब चीज़ में आपको रीड जब तक नहीं करोगे, एक बार 2 बार खुद नहीं समझोगे ना, कोई फायदा नहीं है। और थ्योरी का चीज़ है, कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा आपको प्रिपेयर्ड वैसे रहना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकल हेवी पे मैं जाऊंगा, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा पेचीदा क्वेश्चन आ गया, कोई CFA का क्वेश्चन आ गया जैसे जनवरी में हुआ था, तो यार तब थ्योरी ही मेरे को बचाएगा, हमेशा याद रखना। तो पूरा छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ थ्योरी में ज्यादा टाइम भी नहीं दे देंगे कि पता चला पूरा टाइम थ्योरी में निकाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा बैलेंस रख के पढ़ाई करना चाहिए। डन। अब SM पोर्शन में अपने स्टार्ट करते हैं क्विकली। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आ जाओ। सर ब्रेक दे दो यार, क्या ब्रेक, अभी 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो फटाफट, SM में ना हमेशा सबसे पहले तो नीचे आ जाना और चेक कर लेना यार कि मैंने जो भी लिखा है वो सब मेरे सही है कि नहीं है। फटाफट से आंसर मिटा देता, आप बोलोगे सर आंसर दिया हुआ था, मजा ही नहीं आया। हाँ अब देखो, हमेशा पहले नीचे आके चेक करना क्वेश्चन क्या बोलता है पहले, उसके बाद केस स्टडी पढ़ेंगे SM के लिए। वी आर स्टार्टिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गाइस विद फुल फोकस एंड अटेंशन। हाउ डज इनोवेट कंपनीज होम अप्लायंसेज डिवीजन कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज स्ट्रैटेजी? कैसे उसका होम अप्लायंस डिवीजन कंट्रीब्यूट करता है? तो होम अप्लायंस डिवीजन के बारे में कुछ बोला होगा। एट द कोर इसका वाट रिलायंस और BCG मैट्रिक्स टू क्लासिफाई द बिजनेस यूनिट्स। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, मार्केट शेयर 25% का है, ग्रो कर रहा है, वो स्टार है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन से मतलब नहीं है। ये रहा होम अप्लायंस यूनिट का बात आ गया। मैच्योर्ड मार्केट में है, स्टेडी कैश फ्लो बट ग्रोथ लो है और कैश का हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल गया। देखे, स्टेडी कैश फ्लो है और ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्टेडी कैश फ्लो है, मिल गया। जैसे अपना एग्जांपल देता हूं आपको, अल्ट्राटेक सीमेंट एक कैश काउ है आदित्य बिरला ग्रुप के लिए। TCS एक कैश काउ है टाटा ग्रुप के लिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल का बिजनेस एक कैश का हुआ है उसके रिटेल बिजनेस या अदर बिजनेसेस के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसा बिजनेस इन्होंने खड़ा कर लिया ना जो अमर तक रहेगा, मतलब पैसा कमा के देता ही रहेगा और धीरे धीरे चलता रहेगा। ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ पैसे मेरे को अभी स्टडी मेरे को देते रहेंगे, उस पैसे को मैं यूज कर रहा हूँ रिटेल बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ। सर आप देखते हो आदित्य बिरला ग्रुप अभी ज्वेलरी में एंटर कर रहा है, केबल्स एंड वायर्स में एंटर कर रहा है, अलग अलग बिजनेस में घुस रहा है वो। तो वो सब कर क्यों पाता है ये लोग? बिकॉज एक बड़ा ये लोग के पास बिजनेस सॉलिड खड़ा हो जाता है, जिससे ये लोग के पास स्टडी पैसे हमेशा आते रहते हैं और उस पैसे को वो लेते हैं और अलग 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 बिजनेस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, what contradiction does Innovate face when using both BCG and ADL? BCG and ADL यूज कर रहा तो क्या प्रॉब्लम है भाई को? Yeah, however, Innovate's leadership recognizes contradictions when using ADL and alongside BCG. For example, EV division is seen as a question mark under BCG due to low current market share. It is labeled as dominant under ADL due to strong industry position. तो ये लफड़ा है, कौन सा अपने को करना है? ठीक है, बताओ क्या होगा? ईवी डिवीजन की बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन डिफरेंस है, कन्फ्लिक्टिंग मैट्रिक्स है, ग्रोथ है, यही है आंसर। डन। ईवी डिवीजन की बात कर रहा था सर, बहुत सिंपल पड़ता है एसएम का जो एमसीक्यूज है ना, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। यू कैन इजीली स्कोर 12 प्लस इन योर एमसीक्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आई हैव गिवन 2+ बिकॉज मैं 12 भी नहीं मांगता, मैं तो बोलता हूँ 13 या 14 आराम से आएगा। फिर भी चलो मान लिया एक क्वेश्चन आपसे ब्लंडर हो सकता है, आप आखिर तो बच्चे ही हो यार, एक क्वेश्चन तो ब्लंडर हो सकता है, तो 15 में से सीधा 2 कटेगा तो 13 पे आया। तो मैंने इसलिए बोला यार 13 में भी फिर भी अगर कहीं पर एक नंबर और कट गया आपको एक नंबर के एमसीक्यू में तो 12, लेकिन आपको ये 12 से तो ज्यादा लाना ही है, मतलब बेयर मिनिमम 12 आपको लाना चाहिए। नहीं तो 2 रॉन्ग करते हो तो सीधा 11 पे आ जाता है, तो थोड़ा सा देखने में अब चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो एक से बेसी गलती अफोर्ड नहीं करेंगे, 12++ अपने को एसएम के एमसीक्यूज में तो लाना ही लाना है। हाउ डज मेंडेलॉज मैट्रिक्स इन्फ्लुएंस पीआर स्ट्रक्चर के लिए क्या बोलता है? मेंडेलॉज मैट्रिक्स का पीआर स्ट्रक्चर का कुछ बात कर रहा होगा, देखना पड़ेगा। ये रहा मेंडेलॉज का पीआर स्ट्रक्चर, ये रहा। क्रूशियल रोल इन सक्सेस है, क्या करता है भैया ये तो बता। Company has identified media outlets and advocacy groups as high power, high interest stakeholders, prompting the development of a robust PR strategy. For example, Innovate Company recently launched a sustainability report that highlights its commitment in reducing carbon footprint by 40% by 2030, earning positive coverage in influential publications. मतलब PR कर करके भैया अपना काम आगे निकाल रहे हो, बढ़िया है। ये रहा, by prioritizing media outlets and advocacy groups for engagement. अरे आपको क्वेश्चन से ही आंसर उठाना पड़ेगा। आपको ये सब क्वेश्चन में बहुत बार क्या होगा कि आपको केस स्टडी पढ़ना आना पड़े, ऐसे आंसर मिल जाए, और बहुत बार आपको बस केस स्टडी के वो लाइन पढ़ने हैं, बस वहां से डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट आंसर मिल जाता है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे इतने सिंपल, कुछ एक दो टेक्निकल आएंगे, बट मोस्टली ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आपको जो नया केस स्टडी एमसीक्यूज लॉन्च किया ना इंस्टीट्यूट अपने बीओएस पोर्टल में, मैंने एक तो सॉल्व भी किया, उसमें आपको यूट्यूब पे मिलेगा मेरा वीडियो नए एमसीक्यूज का पार्ट 2 का। उसमें भी आप देखना, बड़ा सिंपल एमसीक्यू है, मतलब कराते समय ही मजा नहीं आ रहा था यार। मैं मतलब किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 4-5 के, पहले ये लाइन पढ़ता हूँ फिर ये लाइन जाके केस स्टडी में ढूंढता हूँ और उसको मार्क करवा देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ इन्वोकेट्स लीन फंक्शनल स्ट्रक्चर? अब फिर देखना पड़ेगा, इसमें तो दिक्कत है भाई। ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये रहा लीन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये रहा लीन फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग विद दिस अप्रोच क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन R&D मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन्स हैज एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल बाय 20%। डेली स्ट्रक्चर रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेसी इंश्योरिंग क्विकर रिस्पॉन्सेज टू मार्केट चेंजेस। ठीक है, आओ देखें कुछ मिलता है क्या। एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, वर्ड था ना एक्सेलरेटेड, वर्ड था ये सप्लाई चेन टीम हैज एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। इजी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा को लग रहा हो सर आप समझा नहीं रहे, हमें सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, क्या समझाऊं बताओ। इसमें जो केस का स्पेसिफिक मैटर है वो मैटर को कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। कहीं पे आएगा तो पक्का बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। ठीक है, लास्ट खत्म हो जाएगा। कॉस्ट लीडरशिप की बात कर रहा है, कॉस्ट लीडरशिप का एक पैराग्राफ दिखा था मेरे को, पहला था ये रहा। कॉस्ट लीडरशिप में ट्विस्ट है क्या? लेवरेजिंग इज सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर है उसका। कंपनी अचीव्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल विद मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। फॉर एग्जांपल नेगोशिएटिंग करता बढ़िया, प्रोडक्शन कवर करता है और कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑफर कर पा रहा है। ठीक है सर, लेवरेजिंग बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स टू रिड्यूस कॉस्ट, मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपल्सरी एमसीक्यूज, आपका जो बाकी सिंगल एमसीक्यूज है वो भी देख लेते हैं। पहला,
ये अच्छा एमसीक्यू है. अ स्मॉल ई कॉमर्स स्टार्टअप इज एंटरिंग अ हाईली कम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटेल मार्केट. द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज प्लेयर्स विद सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज मोस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट द स्टार्टअप्स एबिलिटी टू कम्पीट इफेक्टिवली. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ूंगा एक बार, ठीक है, ध्यान देना इस बार, प्लीज एक बार ध्यान दो. स्मॉल ई कॉमर्स का स्टार्टअप है, वो हाईली कम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटेल मार्केट में घुस रहा है. आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज सर सब्स्टिट्यूट होगा या राइवलरी होगा. मुझे पता है आपको ये सी और डी में ही कंफ्यूजन है कि सर सी होगा कि डी होगा, ये समझ ही नहीं आता मेरे को. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलोगे. आपको बोल क्या रहा है फिर से, स्मॉल ई कॉमर्स कंपनी है, वो कंपेरेटिव ऑनलाइन रिटेल में ही घुस रही है. मतलब जो बिजनेस की कंपनी जिस बिजनेस में घुस रही है वो बिजनेस में ऑलरेडी कंपटीशन है, मार्केट डोमिनेट करते हैं कुछ लार्ज प्लेयर जिसके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है. मतलब अगर मान लो एक कंपनी चलती है बाजार में, MBA चाय वाला है, मैं उसके सामने लेके आ रहा हूं पता है क्या, CA चाय वाला. या तो मैं CA चाय वाला खोल सकता हूं या फिर मैं खोल सकता हूं स्टारबक्स. एग्जाम्पल के लिए मैं खोल सकता हूं स्टारबक्स. तो यार स्टारबक्स पता क्या चीज की कंपनी है, कॉफी की. CA चाय वाला क्या चीज की थी, चाय की. ठीक है, अब मेरे को बताओ, मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन MBA चाय वाला का पहले से है. ठीक है, यहां पे ध्यान से, मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन MBA चाय वाला का पहले से है. अब इस इंडस्ट्री में या तो मैं CA चाय वाला लेके घुसूं या मैं स्टारबक्स लेके घुसूं, दो अलग अलग केस है. पहले मैं बात करता हूं CA चाय वाला लेके अगर मैं इस मार्केट में घुसता हूं तो ये क्या हुआ, क्या जो मेरे कस्टमर होने वाले हैं या इस मार्केट के जो एग्जिस्टिंग चाय के कस्टमर हैं उनको क्या मैं कुछ नया सब्स्टिट्यूट दे पा रहा हूं? नहीं, मैं चाय के बदले चाय ही दे रहा हूं. लेकिन अगर मैं स्टारबक्स का कॉफी लेके इस मार्केट में घुस जाऊं तो मेरे जो चाय के कस्टमर हैं क्या उनको मैं एक सब्स्टिट्यूट दे पा रहा हूं कॉफी का? आप बोलोगे हां सर. तो यहां पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आता है. और जब आप चाय का चाय में ही घुस रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस लेके ही मैच्योर्ड बिजनेस वाले एंट्री में एंटर मारते हो तो सर आपको ना राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर मिलता है. यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए एक ही एग्जिस्टिंग प्लेयर रखा है, MBA चाय वाला. आप मान लो यार यहाँ पे और एक तो एग्जांपल ले लो यार, CMA चाय वाला और एक तो CS चाय वाला, सब आगे. ठीक है ना, ये चाय का बिजनेस इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है. ये CMA CS चाय वाला करके बहुत मार्केट में डोमिनेशन था. आप बोले CA वाले बोले कि हम कैसे पीछे रहे, हम भी घुस जाएंगे. हमने जैसे ही घुसा तो मार्केट में हमें राइवलरी मिल गया एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का, इनका मार्केट शेयर ज्यादा था. लेकिन अगर मैं कॉफी लेके घुसता तो यार मेरे को थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट वाला आंसर बनता. डन 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 डन. तो आंसर क्या आया सर? आंसर आएगा D. ठीक है, नेक्स्ट. बहुत बढ़िया बात है, एनर्जी रिन्यूएबल कंपनी है कुछ. वी एम टू लीड द ग्लोबल ट्रांजिशन टुवर्ड्स 100% क्लीन एनर्जी इन द नेक्स्ट 20 years. However, its activities are limited to installing solar panels in one region. This statement presents. सर उनका एम क्या है? टू लीड द ग्लोबल ट्रांजिशन 100% टुवर्ड्स 100% क्लीन एनर्जी इन द नेक्स्ट 20 years. इज योर विजन. आपकी विजन की बात कर रहा है कि यार मेरा विजन है, मेरे को सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प करना, सबसे स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज शेयर करना है. वो मेरा विजन है. मैं डेली कैसे उसके लिए आगे बढ़ूं, क्या काम करूं, मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊं, ये कराऊं, बच्चों की मदद करूं, वो सब मेरा डेली का काम, मेरा मिशन बन जाता है. और ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो भैया कोई बेकार ही चीज है, छोड़ दो. फंक्शनल स्ट्रेटेजी बेकार, ये सब तो होगा ही नहीं. सिंपली अगर आप ये सब क्वेश्चन में ना एलिमिनेशन के प्रोसेस से भी जाओगे ना तो रॉन्ग, ये सब को कट करके जाओगे तो भी दो ही बचता है. ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर MCQ का बनेगा. हमेशा या तो देख लो कौन सा आपको एक बार में मिलता है, नहीं तो एलिमिनेशन से जाओ, कट करो, जो बचा वो आंसर. ठीक है, और क्या है? प्राइमरी रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राइमरी रोल क्या है? इंश्योर इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, एलिमिनेट द ऑपरेशन प्लानिंग हो ही नहीं सकता. आंसर होगा भी. कोई भी नेगेटिव बात तो करता नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो वैसे भी आंसर बन जाएगा. ठीक है, हो गया. अरे बोलो ना, हो गया यार, बोलो ना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हम और आप मिलके दोनों मेहनत कर रहे हैं सर, अपना रिजल्ट अच्छा ही आएगा. विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो बस. ठीक है, क्या है लास्ट क्वेश्चन दिखाते डिस्क्रिप्टिव का, इसमें बस क्विकली डिस्कस करा रहे हैं. इन दिस कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिलेशनशिप्स.
नेटवर्क रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है यार। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा सर आपका क्या क्या नेटवर्क रिलेशनशिप होता था। फंक्शनल, डिविजनल करते हो, हॉरिजॉन्टल करते हो, मैट्रिक्स करते हो, तीनों रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अब आपको ना थोड़ा सा आंसर इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आंसर ना यहाँ के वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ये फार्मा बिजनेस की बात कर रहा है तो फार्मा बिजनेस के हिसाब से थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ से वर्ड्स उठाने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली आंसर को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव वाले जो एसएम का पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें वो ट्राई करता है आपको थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड आंसर मांगने का। बाद के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते चले जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन वो ट्राई करता है क्वेश्चन 1A 1B 1C में कि थोड़ा सा मैं आपको केस स्टडी बेस्ड आंसर पूछूं। एक चीज और एग्जाम में ध्यान रखना, एफएम का आंसर बुकलेट और एसएम का आंसर बुकलेट अलग अलग आएगा। भैया ये सब गलती मत करना, एसएम के आंसर उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, 0 है, कोई भी सुनवाई नहीं है, 0% सुनवाई है, 0 का 0 ही मिलेगा बहुत बड़ा वाला। तो प्लीज ये सब गलती नहीं करेंगे। एफएम का अलग बुकलेट में आंसर लिखेंगे, एसएम का अलग बुकलेट में लिखेंगे, ना ही इंटरचेंज करेंगे, ना ही किसी का आंसर किसी और में लिखेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चलना है, दो अलग सब्जेक्ट मान के चलना है। बिकॉज जो पेपर चेकर होता है ना वो एफएम का अलग होता है, एसएम का अलग होता है, सबकी एक्सपर्टीज सब सब्जेक्ट में नहीं होती है। सूर्य प्रकाश है, लीडरशिप स्टाइल की बात कर, अच्छा क्वेश्चन होगा, देखते हैं। आपको मालूम है ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का खेला। सूरज प्रकाश एंड चंद्र प्रकाश आर टू ब्रदर्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस, बहुत बढ़िया बात है। बोथ हैव डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। सूरज प्रकाश प्रेफर्स कन्वेंशनल एंड फॉर्मल अप्रोच। सूरज प्रकाश जो है फॉर्मल अप्रोच वर्ड मिलते ही समझ में आ गया, वो जा रहा है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। लेकिन चंद्र प्रकाश जो है वो जा रहा है किसमें, फिर डेमोक्रेटिव है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय है, वो जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल में। ये जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, उसका चैरिस्मा है, एंथू है, उसका ऑरा है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, मोटिवेट करता है, सबको लेके चलता है। लेकिन जो सूरज प्रकाश है वो भैया फॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका वैसे ही चलता है, सिंपल मेथोडोलॉजीज बनाया हुआ है, वैसे वैसे चलो और अपना काम करते चलो। दोनों टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल चलता है मार्केट में, अलग अलग टाइप के इंसान पे, अलग अलग नेचर के इंसान पे वो चीज़ सूट करती है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, हाँ सर आगे बढ़िए, सब बिंदास है। पोर्टर का 5 फोर्सेज है यार, कर लोगे प्लीज़, उस पर नहीं टाइम वेस्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना, वैल्यूज का क्वेश्चन एक अच्छा है ना, इसका आंसर आपको ना बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर आपको यहीं से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत टेक्निकली आंसर बनाया है उसने। ये वैल्यूज का क्वेश्चन क्या है पहले देखो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट फॉर अ कंपनी। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन बुक में नहीं है। एसएम का जो मटेरियल आपके पास है, चाहे किसी भी फैकल्टी का हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये वाला। इसको थोड़ा सा वो जो मेन कंटेंट को सजा के करके थोड़ा सा हिसाब से आंसर बनाया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स बताओ और वैल्यूज कैसे डिफरेंट है इंटेंट से। तो काफी चीज एक ही क्वेश्चन है, पूछ लिया 5 नंबर का। इसका ब्रेकअप हो सकता है 2+1+2, 2+1+ या 3+1+1, कैसे भी इसका ब्रेकअप कर सकता है, दिया नहीं है। इसका आंसर देखो, पहले वैल्यूज को समझा रहा है। वैल्यूज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स, जो क्या करता है, गाइड करता है हमारे बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। उसका दे आर एट द कोर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड हेल्प डिफाइन अ कंपनीज कल्चर एंड एथिकल पोस्चर। थोड़ा अच्छा पॉलिश्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज करके उसने ये आंसर को बनाया है। कंपनी की वैल्यू सेट टोन करता है कि पीपल को कैसे सोचना चाहिए, जहां पे डिलेमास हो, प्रॉब्लम्स हो, डिसीजन मेकिंग करने कैसे। सर ये आपको सेंस देता है शेयर पर्पस का, एनेबलिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू अलाइन एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। उसके इंप्लीकेशंस क्या, इंटरनली एक्सटर्नली दो इंप्लीकेशंस है। क्या इंटरनली क्या होगा, मेरे इंप्लॉइज वगैरह के संग या मेरे जो भी स्टेक होल्डर्स इंटरनल उसके संग अच्छे बढ़े। मेरा एक्सटर्नली क्या होगा, मेरे कस्टमर्स के संग। उसके बाद यहाँ पे उसका 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स है, इंटेंट वैल्यूज के बारे में बोला, एक बार रीड करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इंटेंट वैल्यूज दोनों हाथ तो हाथ चलता है, देखो वैल्यूज आर ब्रॉडर एंड मोर फाउंडेशनल दैन इंटेंट, ये चीज ध्यान रखना। ज्यादा ब्रॉडर कौन सा कंसेप्ट है, वैल्यूज का कंसेप्ट है, बस। स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन है अगला वाला, वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इनहेरेंट मेरा एडवांटेज है, या तो मेरा इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, या तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। वीकनेस या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट क्या है, मेरा फेवरेबल मेरे को क्या बहुत बड़ा कंडीशन मिलता है, या मेरे को अनफेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है, तो ये सब मेरा अपॉर्चुनिटी या थ्रेट होता है। शॉर्ट नोट ऑन एडीएल मैट्रिक्स, अगेन अ गुड क्वेश्चन। एडीएल बच्चा छोड़ के जाता है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। वो डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, टेनेबल, फेवरेबल, ये सब चीज का जो है ना आपका, कहाँ गया, अच्छा क्वेश्चन छूट गया तो देख लेते हैं। डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, ये वाला। और इसके पहले क्वेश्चन क्या छूटा यार, ओ ये वाला 3A। विच कंसेप्ट, आपसे कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेन्स द एफिशिएंसी इंक्रीज गेन बाय वर्कर्स थ्रू रिपीटेटिव
प्रोडक्शन वर्क लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। सर ये हमारे को बात कर रहा है एक्सपीरियंस कर्व की, रिपीटेटिव प्रोडक्शन वर्क की बात कर रहा है ना, तो ये हमें बात कर रहा है एक्सपीरियंस कर्व की। और 4 नंबर के लिए आपको 4 फीचर्स इसके लिख के आने हैं कि एक्सपीरियंस कर्व का क्या फीचर्स है। अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट कम होते चला जाता है, जैसे जैसे मेरे एम्प्लॉयज एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, कॉस्ट मेरा कम लगना शुरू होता है। देखो मेरा कॉस्ट क्या होगा, इनेबल्स कॉस्ट एफिशिएंसीज, मेरा लोअर कॉस्ट होगा, मेरा की बैरियर टू एंट्री में बना दूंगा उसको। उसके साथ साथ मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट रहेगा, तो मेरे को कॉस्ट लीडरशिप में भी एडवांटेज मिलेगा। अल्टीमेटली कॉस्ट की बात को ना 3 बार उसने घुमा के लिखा है। सच बोलो तो कॉस्ट का ही फायदा है और उसको 3 बार उसने लिखा है। और एक अच्छा फायदा है बैरियर टू एंट्री, आई एक्सेप्ट, ये 2 पॉइंट ही मेन है, लेकिन कॉस्ट के पॉइंट को उसने 3 तरीके से लिख दिया, तो आपको 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट बन गया। ठीक है, बुक में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, एडीएल का आप कर लोगे। मेंडलॉस का ये सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट। योर का ना एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है कोई। योर इंपॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओ ये तो वो हो गया आपका 7S वाला जो टॉपिक है, हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स वाला, ये वाला वो वाला टॉपिक का आंसर आ गया सर। देख लो देख लो देख लो, हार्ड एस सॉफ्ट एस आपका जितना भी है ये सब आपको 7S का आंसर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला ना आपको एसएम एकदम टू द पॉइंट बुक से क्वेश्चन आता है, कोई आपको दिक्कत का कोई मतलब फंसाएगा नहीं वो आपसे एसएम के आंसर्स में कभी भी। एक और ये वाला क्वेश्चन सच्ची अच्छा है, ये 3 क्वेश्चन इसमें अच्छे मार्क रखना। एक मैंने आपको पहले मार्क करवाया था क्वेश्चन 3A, और एक मार्क करवा रहा हूँ क्वेश्चन 4B का और वाला पार्ट, बस ये 2 ही है। 7S ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। वैल्यूज वाला क्वेश्चन 3, हाँ ये 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2A 3B और 4B का और वाला पार्ट, ये 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा क्वेश्चन है जो पढ़ना चाहिए, बाकी सब क्वेश्चन तो ठीक है हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था ये वाला, Merako appliances automated its assembly line product to produce kitchen gadgets faster and at a lower cost, improving operational efficiency. However, customer feedback shows that new products don't meet market needs, leading to declining sales. This has sparked an internal debate on balancing efficiency doing the things that with effectiveness. Chapter number 5. How should Merako balance efficiency and effectiveness to achieve sustainable सक्सेस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सब का क्वेश्चन वो पूछता नहीं है जनरली कि कैसे मेराको को बढ़ना चाहिए। क्या है मेराको के लिए 4 सिचुएशन क्या बन सकता है, या तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे तो थ्राइव करेगा कंपनी, लेकिन या वो एफिशिएंट रहे लेकिन इनइफेक्टिव हो जाए तो यार वो धीरे धीरे क्या करेगा, मरना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे वो कंपनी विल डाई स्लोली। या तो वो इनएफिशिएंट हो जाए लेकिन इफेक्टिव हो जाए, भैया सर्वाइव कर जाएगा लेकिन मुश्किल है। लास्ट में दोनों ही छोड़ दो, इनफेक्टिव इनएफिशिएंट हो जाए तो भैया खत्म है, तब तो मतलब यू विल अल्टीमेटली यू विल डिक्लाइन। ठीक है ना, तो उसको ये आपको ये फिगर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का आपके बुक में दिया हुआ है, सेम डायग्राम है, तो कोई डायग्राम वाइज नया नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे से समेट के यहाँ पे आपको पॉइंट्स सजा के उसने दिया है, तो एक बार रीड आपको करना चाहिए। in this type of questions the beautiful part is you just have to read, you don't have to memorize। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हाँ यार ये समझना होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इसमें। आप अगर समझ पाए ना कि हाँ एफिशिएंट हूँ इनएफेक्टिव हूँ तो क्या हूँ, सर वो ने घायल हूँ घातक हूँ वाला बात नहीं कर रहे, एकदम ध्यान से दो, बच्चा भूल जा रहा है कंसेप्ट। यहाँ पे देखोगे साथ में सर एफिशिएंट हूँ इनएफेक्टिव हो तो क्या है, इफेक्टिव हो लेकिन इनएफिशिएंट हो तो क्या हो रहा हूँ, ये सब चीज को समझ लोगे ना तो आपका हर बार आप इस टाइप के आंसर्स अपने आप से लिख लोगे। इसमें ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप एक्जैक्टली वर्ड टू वर्ड छापो, नहीं, क्यों ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया केस स्टडी बेस्ड है, तो आप फिर केस को ले लेके पॉइंट्स बनाना और आंसर में पुट करते चलना। समझ में आ गई क्या सर, समझ में आया क्या? हाँ सर बढ़िया से समझ में आया, खत्म हो गया गाइस। अपना आज का सेशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ जाते जाते आपको प्यारा सा एक ठो बात कि यार अपने को जो भी अपना नेम मिला हुआ है ना उसके आगे सीए लगाने का हक अपने पास है। अभी अपना नाम के आगे यहाँ सीए लगाना है आपको, ये नाम के आगे सीए लगाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपना नाम को सुंदर बनाना होगा। जो नाम पढ़ने में फील आएगा ना, कभी कोई बोलता है ना सीए कर रहे हो तो आपको नाम से बताता है ना अच्छा सीए सो एंड सो, अच्छा सीए वो एंड वो, तो एक बार मन में तो खुशी होती ही है ना, बाहर से अपने नहीं दिखाते हैं, मन में बहुत खुशी होती है। सच बोलो, अपने आप से क्या झूठ बोलना है यार, ना मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अपने आप से कोई झूठ नहीं बोल सकता, दुनिया से कुछ भी बोले तो अपने को उसके लिए मेहनत करना है, बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके आने, पास करने हैं। सर अब भी आपको फील हो रहा होगा सी इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, मैंने बोला कुछ भी माथा मत लगाओ। मई में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो प्लीज सिर्फ उस पर फोकस करो, आपके लिए जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। इतने अच्छे अच्छे स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे।
आप तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब इंटर के लेवल तक आ गए हो, एग्जाम अगला महीना देने वाले हो, अब क्या कुछ नया सोच रहे हो क्या? नहीं, अब तो अपने को करना ही है। क्या वैल्यू कम हो जाएगी? मतलब बेकार बात में करने ही नहीं वाला ये सब, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपको मोटिवेट करना है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, एक अच्छा मैनिफेस्टेशन के लिए कमेंट करके जाना कि आई विल पास मे 26 एग्जाम्स, आई विल पास मे 26 एग्जाम से कमेंट करके प्यारा सा जाना, ताकि एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो। और उसको जोर से रीड करना कि घर में भी सबको लगे कि हाँ मेरा बच्चा एकदम डिटरमाइंड अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको मेरे से समझना हो, डिस्कस करना हो, तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो। +7596006505, दिस इज माई नंबर। इसमें आप लोग आराम से मैसेज, व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम कॉल, कुछ भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिल सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।